नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। डेट है आज की 3 जून 2025। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। तो चलिए करंट अफेयर डिस्कशन शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है पूर्वोत्तर भारत के बारे में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो ये जो आर्टिकल है इसमें हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट है वो हमारे लिए क्यों खास है, यहाँ पर क्या समस्या देखने को मिलती है, क्या अच्छी चीज़ है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, जो समस्या है उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया है, क्या कारण हुआ था जिसकी वजह से ये नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा है वो चर्चा में आया। तो अगर मैं चर्चा की बात करूँ तो क्या हुआ था, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी अभी नॉर्थ ईस्ट में एक इन्वेस्टमेंट का लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में अभी एक इन्वेस्टर का समिट चल रहा है। इस दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं और ये जो समिट था जिसका नाम है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, इस समिट का आपको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो समिट है इसका नाम याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। यूपीएससी ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि ये जो समिट है ये कहाँ आयोजित हुआ था, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने क्या बात की थी। ये समिट है वो नाम याद रखने की आवश्यकता आपको याद नहीं है। आपका फोकस मेन होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का जो मुद्दा है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में गए थे, एक समिट था जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। इस दौरान मोदी जी ने कहा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है जो काफ़ी पहले पिछड़ा हुआ करता था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं थी, तो इसे हम सीमांत क्षेत्र कहते थे। बट आज की बात करें तो आज नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है और जो नॉर्थ ईस्ट पिछड़ा हुआ होता था आज काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ डेटा भी दिया है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बात की थी कि 4.3 लाख करोड़ है, इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया है, इसके बारे में भी इन्होंने बात की है। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि आसियान है, BBIN है। BBIN का मतलब होता है भारत, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये 4 देशों की एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक समूह बना हुआ है और आसियान भी एक समूह है। ये समूह है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अच्छे से सहयोग डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने इस समिट के दौरान की थी। अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात की है, क्या ये सही है, क्या वास्तव में नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या एरियाज है जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या कमियां हैं और कैसे सुधार किया जा सकता है। इन सब मुद्दों के बारे में अब हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। इससे पहले प्रीलिम के लिए कुछ फैक्ट हैं जो प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आप देख लो। क्या फैक्ट है प्रीलिम के लिए, यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे कि लिविंग रूट ब्रिज, ये कहां पर स्थित है। लिविंग रूट ब्रिज है ये कहां पर स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। कहां पर स्थित है, मेघालय में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। कामाख्या माता मंदिर ये कहां पर स्थित है, कामाख्या माता मंदिर ये कहां पर है, तो ये भी कहां है, आसाम में है। आसाम कहो, असम कहो, वहां पर लोकेटेड है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में लोकतक लेक, लोकतक झील ये कहां पर स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में बात करें, एक वर्ड आता है इनर लाइन परमिट। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहां पर एक वर्ड आता है इनर लाइन परमिट। क्या होता है ये इनर लाइन परमिट और किसके लिए यूज होता है। इनर लाइन परमिट के बारे में बात करें तो देखो क्या होता है, जब हमें नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश लेना हो, नॉर्थ ईस्ट में जब हमें एंट्री लेनी होती है तो इसके लिए हमें पहले ही अनुमति लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट से पहले ही अनुमति लेनी पड़ती है कि हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, घूमने के पर्पज से जा रहे हैं या बिजनेस के पर्पज से जा रहे हैं या वहाँ पर रहने के पर्पज से जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें पहले अनुमति लेनी पड़ती है, पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये जो पहले परमिशन लेनी पड़ती है इसे ही कहा जाता है इनर लाइन परमिट। ये वर्ड आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में बार बार देखने को मिलता है। तो इनर लाइन परमिट का मतलब क्या होता है, तो इनर लाइन परमिट का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जब हमें एंट्री लेनी होती है, प्रवेश लेना होता है, तब हमें परमिशन की आवश्यकता होती है। ये जो प्रवेश है इसे ही इनर लाइन परमिट कहा जाता है।
तो इनर लाइन परमिट के बारे में, ILP के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। ILP का मतलब क्या होता है? इनर लाइन परमिट होता है। कौन कौन राष्ट्रीय राज्य हैं जहां पर प्रवेश से पहले हमें इनर लाइन परमिट लेने की आवश्यकता है? ILP का मतलब होता है इनर लाइन परमिट। तो ऐसे कौन कौन सी राज्य है जिसमें प्रवेश करने से पहले, जिसमें जाने से पहले हमें ये ILP लेना पड़ता है? तो ये राज्यों की बात करें तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य है यहां पर आपको प्रवेश से पहले ILP लेना जरूरी है। कौन कौन सी राज्य है जहां पर ILP लेना जरूरी है? नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है और अरुणाचल प्रदेश है। इन राज्यों में प्रवेश से पहले आपको ILP यानी कि इनर लाइन परमिट है वो लेना आवश्यक हो जाता है। तो अब आपको इनर लाइन परमिट के बारे में पता चल गया होगा, इनर लाइन परमिट क्या होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहां पर कौन कौन से अवसर यानी कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो आगे के टाइम में यहां पर डेवलपमेंट हो सकता है, यहां पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कौन कौन से अवसर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से सेक्टर है जिससे ये हम कह सकते हैं? तो इसमें अलग अलग सेक्टर आते हैं। कौन कौन से अलग अलग सेक्टर आते हैं? जैसे कि बात करें, सबसे पहले आता है यहां पर नॉर्थ ईस्ट की बात करो आप, वहां पर आप ऐसे एज्यूम करो कि आपको क्या विशेषता दिखाई देती है, वहां पे आपको सबसे बड़ी चीज क्या दिखाई देती है? तब आप एक बात कहोगे कि यहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक संसाधन नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, यहां पर नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। जब यहां पे नेचुरल रिसोर्सेस की भरमार है, यहां पर नेचुरल रिसोर्सेस अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डेवलपमेंट में नेचुरल रिसोर्सेस है यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है, ये कौन कौन से डेवलपमेंट में भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो आप बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेस में क्या क्या आता है? हमारी ऊर्जा आती है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है, एनर्जी आती है, ऊर्जा मतलब एनर्जी। तो एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी होती है? हम बात करते हैं जल से जो हाइड्रो एनर्जी होती है, जिसे पन बिजली कहा जाता है। तो पन बिजली में यहां पे नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर है, ठीक है, जहां पर पन बिजली उत्पन्न की जाती है। तो ये बहुत बड़ी रिवर है जो वहां पर बिजली उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा यहां पर सौर ऊर्जा भी देखने को मिलती है, सौर ऊर्जा भी देखने को मिलती है, तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा बात करें तो चाय कहाँ की फेमस दिखाई देती है हमें? जब हम चाय की बात करते हैं तो हमें याद आता आसाम, यानी कि असम की चाय है वो काफ़ी फेमस है। तो चाय का एक्सपोर्ट करके आसाम की अच्छी खासी इकोनॉमी चलती है। तो चाय के एक्सपोर्ट में नॉर्थ ईस्ट की अच्छी खासी भूमिका है और वहाँ पे अच्छी मात्रा में उद्योग इसके देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं बांस की। बांस उद्योग सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं? बांस की जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो वो हमें देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हमें बांस की इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। तो वहाँ पर बांस की इंडस्ट्रीज है तो वो भी डेवलपमेंट में अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, किस प्रकार से वहाँ पे डेवलपमेंट में भूमिका निभा सकता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अलग अलग सेक्टर होते हैं ना, जो क्षेत्र होते हैं, अलग अलग सेक्टर मतलब एक तो बात करते हैं हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करेंगे, उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की क्या भूमिका है। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमी में क्या भूमिका है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। फिर हम बात करेंगे पर्यटन में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की क्या भूमिका है। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की क्या भूमिका है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात की है। प्राकृतिक संसाधनों में पनबिजली है, उसकी उपयोग देखने को मिलती है। फिर असम है वो चाय के लिए फेमस है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलती है। फिर जो अरुणाचल प्रदेश है वो बांस उद्योग के लिए फेमस है, यानी कि बांस के उद्योग भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये इस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करते हैं जैव विविधता की। प्राकृतिक विविधता में, प्राकृतिक संसाधनों में जैव विविधता भी तो देखने को मिलती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी तो देखने को मिलती है। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी खासी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। तो एक कोई स्थान है वहां पर कितने जीव पाए जाते हैं उसे जैव विविधता कहा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ की जो जैव विविधता है
कि काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जैव विविधता में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, ये हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं टूरिज्म की, पर्यटन की बात करते हैं। जब भारत में पर्यटन की बात करते हैं तब हम यहाँ तो बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, लाइक जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। ये हमारे मोस्ट ऑफ डेस्टिनेशन होते हैं, या फिर हम केरल में चले जाते हैं। इसके अलावा एक ऐसा एरिया है जिसे अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एरिया। नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी है वो टूरिस्ट पैलेस है, वहाँ पे टूरिज्म का अच्छा खासा स्कोप है। तो हमें है वो नॉर्थ ईस्ट को अगर टूरिज्म के लिए एक्सप्लोर करते हैं तो आपको अच्छी खासी वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। यानी कि पर्यटन के लिए नॉर्थ ईस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कौन कौन से स्थान है जो पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन के लिए कौन कौन से क्षेत्र है? तो अगर पर्यटन की बात करें, उत्तरी पूर्वी भारत में पर्यटन के लिए कौन कौन से अवसर है या कौन कौन सी जगह है जिसे एज ए टूरिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं? तो पहली बात ये कि याद रखना, इनकी संस्कृति, यहाँ की यूनिक संस्कृति है, यहाँ का यूनिक कल्चर है, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है टूरिज्म के लिए। यहाँ अलग अलग देशों से टूरिस्ट आते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो कल्चर है, उनको देखने को जाते हैं। उसके अलावा बात करें, यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज है, हमने अभी बात की थी। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर है? लिविंग रूट देखने को मिलता है मेघालय में। ठीक है, तो ये अच्छा खासा टूरिस्ट पैलेस है। इसके अलावा बात करें मानिसराव मेघालय, यहाँ पर बारिश होती है तो ये काफ़ी अच्छा टूरिस्ट पैलेस हो जाता है। इसके अलावा बात करें कामाख्या माता मंदिर, जो कि असम में है, ये भी एक अच्छा खासा टूरिस्ट पैलेस है। इसके अलावा हम बात करते हैं कई सारे नेशनल पार्क है, लाइक आपने बात को सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये अच्छा टूरिस्ट पैलेस है। ये भी कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। साथ ही साथ में कहीं टाइगर रिजर्व भी है, बहुत सारे जो टाइगर रिजर्व है वो भी नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये भी टूरिज्म में अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, यूपीएससी वो मेंस में क्वेश्चन पूछ सकती है कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटी, कौन कौन से अवसर देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, क्या चैलेंजेज है, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम अवसरों की बात करते हैं कि कौन कौन से अवसर है नॉर्थ ईस्ट में। तो पहले हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात की थी कि प्राकृतिक संसाधन है वो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इन फ्यूचर में और भी ज़्यादा भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी पर्यटन के बारे में कि यहाँ के यूनिक कल्चर है, एक अलग संस्कृति है, ये भी टूरिज्म को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो ये हमने पर्यटन का जो एंगल है इसे भी कवर किया है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कई सारे टूरिस्ट हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। तो ये भी अच्छी खासी टूरिज्म को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। हमने पहले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात की कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, इसके बारे में बात की। फिर हमने बात की थी पर्यटन के बारे में, टूरिज्म के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में बात करते हैं, मानव संसाधन के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से मानव संसाधन हैं वो नॉर्थ ईस्ट में है जो कि इसकी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेस देखने को मिलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेस की बात करें तो यहाँ पर 80% जो इंसान है, लोग हैं, वो एजुकेटेड है। आपने देखा होगा रिसेंट टाइम एक न्यूज़ आई थी कि त्रिपुरा सबसे एजुकेटेड सिटी है। त्रिपुरा में मोस्ट ऑफ लोग हैं वो एजुकेटेड है, मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वहाँ के वो लिटरेट है। तो त्रिपुरा अच्छी खासी भूमिका निभाता है। तो यहाँ के लोग हैं वो 80% लोग हैं वो एजुकेटेड है। तो ये एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेस देखने को मिलता है, एक अच्छा मानव संसाधन देखने को मिलता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन अगर मेंस पे पूछे जाते हैं तो ये वाले पॉइंट बहुत आपकी हेल्प करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज की एंगल को भी आप ऐड किया जाओ कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन है वो कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है, मानव संसाधन में क्या क्या होता है। तो जो एजुकेटेड यहाँ पे लोग हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए। साथ ही बात करें नॉर्थ ईस्ट की तो यहाँ पर इंग्लिश काफ़ी अच्छी ज़्यादा बोली जाती है। तो इंग्लिश में आपने देखा होगा कि जॉब के स्कोप भी बहुत ज़्यादा है।
और नॉर्थ ईस्ट में इंग्लिश काफ़ी अच्छी लोग हैं वो बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भूमिका निभाती है डेवलपमेंट में, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चीज़ें देखने को मिलती है। साथ ही साथ में आपने बात देखा होगा कि स्पोर्ट यानी कि खेलों के क्षेत्र में भी नॉर्थ ईस्ट की अच्छी खासी भूमिका है। स्पोर्ट का जो एरिया है, खेलों का क्षेत्र है, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं, भारत को अच्छी खासी मात्रा में ये रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अलग अलग स्पोर्ट, लाइक हम बात करते हैं फुटबॉल की, बॉक्सिंग की, तो इसमें वेट लिफ्टिंग की है, तो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो भारत को बड़ी संख्या में रिप्रेजेंट करते हैं। कई नॉर्थ ईस्ट के लोग आए हैं, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है, भारत को कई मेडल दिलाए हैं, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों की अच्छी खासी भूमिका है। तो ये खेलों के सेक्टर में जो स्पोर्ट का सेक्टर है वहाँ पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। इन फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं भू राजनीति की बात कर लेते हैं, या हमारे सिक्योरिटी की बात करते हैं, या नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट में नॉर्थ ईस्ट है वो किस प्रकार से भूमिका निभा सकते हैं? तो अगर बात करें हम भू राजनीति की, या बात कर लेते हैं हम नेशनल इंटरेस्ट की, नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्रहित की, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट है वो कैसी भूमिका निभा सकता है? आपने ना नॉर्थ ईस्ट का एक बार मैप देखो, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाता है, असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे राज्य आ जाते हैं। यहाँ पर कौन सा देश है? यहाँ पर हो जाता है म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारे कौन से है? ये साउथ ईस्ट एशिया के देश हो जाते हैं यहाँ से। अब ये जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है, यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए नॉर्थ ईस्ट भूमिका निभाता है। तो साउथ ईस्ट है, वहाँ पर अगर हमें कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी है, उन देशों के साथ में सहयोग बढ़ाना है, हमें समझौते करने उन देशों के साथ में, उन देशों के साथ में पार्टनरशिप कोलैबोरेशन को बढ़ाना है, तो इसमें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक की पिलर की भूमिका निभाता है। नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से ही हम इन देशों के साथ में सहयोग बढ़ाने की भूमिका, सहयोग बढ़ाते हैं, हम इनके साथ में और भी ज़्यादा कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आपको एक चीज़ पता होगी कि साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है, इन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी मात्रा में नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में किया है। तो नॉर्थ ईस्ट के इन्वेस्टमेंट में ये भी भूमिका देखने को मिलती है कि ये साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है वहाँ पर कोलैबोरेशन करने में, वहाँ पर सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमारी जो एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हमारी कौन सी पॉलिसी है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या होती है ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब होता है एक्ट ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, एक्ट का मतलब होता है एक्ट करना, कोई कार्य करना। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब जो पूर्व के देश है, भारत के पूर्व के किसमें? ईस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन कौन से देश आते हैं? म्यांमार आते हैं, वो साउथ ईस्ट में आता है। दक्षिण पूर्व में आता है, म्यांमार आता है। इंडोनेशिया है, वो दक्षिण पूर्व में आता है, ठीक है। थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ये सारे जो देश आते हैं ना, ये कहाँ आते हैं? ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो ये साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। भारत चाहता है कि इन देशों के साथ में और ज़्यादा सहयोग को बढ़ाया जाए, भारत चाहता है इन देशों के साथ में इन्वेस्ट किया जाए, ये देश भारत में इन्वेस्ट करे, भारत यहाँ इन्वेस्ट करे, हमारा व्यापार इन देशों के साथ में बढ़े, जो सिक्योरिटी ट्रायंगल है वो इन देशों के साथ में बढ़े, ताकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो कम किया जा सके। इस वजह से भारत है वो एक पॉलिसी लेके आता है, और इस पॉलिसी का नाम होता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसके लिए है? जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ में भारत अपने सहयोग को बढ़ाना चाहता है, अपने कोलैबोरेशन को बढ़ाना चाहता है, कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहता है। इस वजह से भारत है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी ले आया है। इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से ही, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए ही हम साउथ ईस्ट एशिया के देश है उनसे कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक पॉइंट आपको और भी याद होना चाहिए, फिर से मैप देखो, ये हमारा मैप है नॉर्थ ईस्ट का है। यहाँ पे नीचे है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। यहाँ पर है बांग्लादेश, ऊपर आ जाता है भूटान। अब ये जो जगह है ना, ये कौन सी जगह है? यहाँ पर है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, इसे कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसे ही चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है, चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है। अब इसे चिकन नेक कॉरिडोर क्यों कहा जाता है? तो देखो क्या होता है, जब हम बात करते हैं आईआर की बात, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, तो हम जब इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं
तो ये जो एरिया है ना, उसकी जो आप मैप देखोगे तो ये चिकन के मतलब जो मुर्गा होता है ना, उसके गर्दन के जैसे ये दिखाई देता है। हमारा जो ये सिलीगुड़ी वाला कॉरिडोर है, ये मुर्गे की गर्दन जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल टर्म है कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। अब ये जो चिकन नेक कॉरिडोर वाला है ना, ऊपर भूटान है, नीचे बांग्लादेश है, और इसके बीच की दूरी है कुछ 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। ये यहाँ पे ये देखो, मान लो ये ऊपर भूटान आ गया, ये नीचे बांग्लादेश आ गया। अब इतनी ये ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, इस ये जो कॉरिडोर, इसके माध्यम से हम पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने हमारे राज्य हैं उनसे हम कनेक्टिविटी प्राप्त करते हैं। अब ये जो चिकन नेक है, ये चिकन नेक कॉरिडोर कहो या फिर इसे कहो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अगर चाइना है या कोई भी देश है इस पर कब्जा कर ले, ये जो चिकन के नेक का जो बना हुआ कॉरिडोर है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इस पर अगर चाइना या कोई देश कब्जा कर लेता है तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। भारत है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी हमारे ये जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, तो हम इनको ना तो हथियार भेज पाएंगे, ना हम इनके साथ में कोई डील कर पाएंगे, तो हमारी पूरी जो है ना इनके साथ में पूरा सहयोग ही टूट जाएगा, हम इससे जुड़ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये है ना, ये चिकन नेक कॉरिडोर है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से चिकन नेक कॉरिडोर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारत है इस पर ज़्यादा फोकस करता है। अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने कहा था कि भारत है वो चिकन नेक कॉरिडोर के माध्यम से ही नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट है वो लैंड लॉक है, तो बांग्लादेश ने कहा था कि भाई आप क्या करो, चाइना को बोला था कि आप कैसे भी करके हम मिलके इस जो चिकन नेक कॉरिडोर है इस पर कब्जा कर लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी वो भारत से टूट जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भाई, हाँ जी सर पीडीएफ अवेलेबल है, तो ये है ना कनेक्टिविटी टूट जाएगी। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चिकन नेक कॉरिडोर है वो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो इसी वजह से हम चिकन नेक कॉरिडोर को और नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, और फिर एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे और मैं समझा देता हूँ। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहाँ पर ये है म्यांमार है, ये म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश है। म्यांमार के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कौन कौन से पोर्ट है, यहाँ पे सितवे पोर्ट है म्यांमार का, चटगांव पोर्ट है, ये बंदरगाह जो है ना इससे कनेक्टिविटी प्रदान करने में भी ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है जी, इतने पॉइंट आपको याद रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा में किस प्रकार से भूमिका निभाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा में भी नॉर्थ ईस्ट है वो भूमिका निभाता है। कैसे भूमिका निभाता है, बिकॉज कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है इसकी सीमा 5 देशों से लगती है। कौन कौन सी, ऊपर भूटान आ गया, इसकी सीमा लग रही है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे चाइना आ गया, इससे बाउंड्री लग रही है, नीचे म्यांमार आ गया, इससे बाउंड्री लग रही है, यहाँ पे बांग्लादेश आ गया, इससे बाउंड्री लग रही है। तो भूटान, बांग्लादेश, चाइना, थोड़ी बहुत नेपाल से भी इनकी बाउंड्री लगती है। तो ये 5 देशों से बाउंड्री लगती है, तो नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री सर्वाधिक देशों से लगती है। अब बात करो कि नॉर्थ की बाउंड्री ओनली, जैसे वेस्ट की बाउंड्री करते हैं तो पाकिस्तान से लगती है, नॉर्थ की चाइना और पाकिस्तान से लगती है, तो बाउंड्री इतने देशों से नहीं लगती है। पर नॉर्थ ईस्ट एकमात्र ऐसा रीजन है जो 5 देशों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। अब इतने सारे देशों के साथ में जो बाउंड्री शेयर करता है, तो हमें ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट में, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी सुरक्षा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा में भी ये काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। फिर बात करें बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, बुनियादी ढांचा की। बुनियादी ढांचा यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग देश, जैसे जापान है, साउथ ईस्ट एशिया के देश है, भारत है, ये मिलके यहाँ पे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ताकि यहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक कनेक्टिविटी यानी कि रोड बनाया जाए, यहाँ पे रेल का नेटवर्क स्थापित किया जाए, साथ ही साथ में यहाँ पर फ्लाइट की व्यवस्था की जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की जाए, स्कूल की व्यवस्था की जाए, हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ट्रेन है वो काफ़ी मुश्किल है। तो ये जो भी टेरेन है, जो ज्योग्राफिकल हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इस चैलेंज से निपटने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुनियादी ढांचे में यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया गया है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा क्या होता है, रोड है, रेल है, यहाँ पे बंदरगाह है, यहाँ पे पोर्ट तो चलो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे फ्लाइट की व्यवस्था की, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, स्कूल बनाई जा रही है, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये बुनियादी ढांचा होता है। बुनियादी ढांचा का मतलब होता है जो हमारी बेसिक नीड होती है, हमें वो चीज़ें चाहिए ही चाहिए, ऐसी चीज़ों को बुनियादी ढांचा कहा जाता है। तो बुनियादी जो ढांचा होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो नॉर्थ ईस्ट का, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। तो ये सारी चीज़ें थी नॉर्थ ईस्ट में अवसर यानी अपॉर्चुनिटी है।
अब हम कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, अवसर क्या क्या है। अब बात करें चुनौतियों की, चैलेंजेस की, तो कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे जो पहला चैलेंज देखने को मिलता है वो सुरक्षा का, यानी कि सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी और अस्थिरता यानी कि इंस्टेबिलिटी का चैलेंज हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सुरक्षा की प्रॉब्लम क्यों है। आपने आए टाइम आप न्यूज़ सुनते रहते हो, डेली न्यूज़ सुनते रहते हो, कभी मणिपुर में आपको अस्थिरता देखने को मिलती है, कुछ वहाँ पे लोकल ग्रुप्स है, ठीक है, मिजो है, नागा है, यूएलएफए है, साथ में एनडीएफ भी है, ये बहुत सारे यहाँ पे लोकल ग्रुप है। ये लोकल ग्रुप क्या करते हैं, वहाँ पे टेंशन क्रिएट करते हैं, हमारे जो आर्मी के पर्सन्स होते हैं उन पर अटैक करते हैं, वहाँ के कुछ लोकल लोग होते हैं उन पर अटैक करते हैं और अस्थिरता फैलाने का काम करते हैं। इनकी अलग अलग डिमांड्स होती है, कोई चाहता है कि नागालैंड अलग देश बने, कोई चाहता है कि मिजो के लिए एक अलग देश बने, कोई चाहता है कि हमें और ज़्यादा पावर दी जाए। इन सब अलग अलग अपने मकसद होते हैं। इन मकसद के चलते ये जो लोग होते हैं ये अपने अलग अपने ग्रुप बनाते हैं और वहाँ पर अस्थिरता पैदा करते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट पैदा करते हैं, खतरा पैदा करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में जो हम बात कर रहे हैं, उत्तर पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो उत्तर पूर्वी जो भारत है उसके डेवलपमेंट में सबसे जो बड़ी बाधा है वो है वहाँ की सुरक्षा। वहाँ के जो लोकल ग्रुप है, वहाँ पर जो लोकल ग्रुप है वो काम करने नहीं देते हैं, वो सिक्योरिटी थ्रेट पैदा करते हैं, धमकी देते हैं, अटैक कर देते हैं, लोगों को किडनैप कर देते हैं, मार देते हैं। इस कारण से ना तो वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो पाती है, ना गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो काम कर पाते हैं, वो लोकल लोग होते हैं वो भी डर के साए में रहते हैं, बाहर से कोई लोग जाके भी वहाँ पे कोई बिजनेस कर नहीं पाते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। फिर बाद में एक और पॉइंट आता है सांस्कृतिक और सामाजिक अवरोध। एक ये चीज़ देखने को मिलती है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, बाहरी लोगों से डर रहता है कि बाहर के लोग आएंगे हमारा कल्चर खत्म कर देंगे, हमारी जो लोकल आइडेंटिटी है, हमारे जो यहाँ की स्थानीय जो पहचान है उसे खत्म कर देंगे। तो बाहर के कोई लोग आते हैं उनसे वो काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। आज के टाइम में आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर जो राज्य है, लाइक आप है ना साउथ में जाओ, वहाँ पे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वहाँ पर भी जो हिंदी स्पीकिंग होते हैं उनसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेट देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में भी आपको सेम कल्चर देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार का कल्चर है वो नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, जिसके कारण कोई बाहरी लोग हैं वो ना तो यहाँ पे आके कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना यहाँ की कोई बिजनेस करते हैं, और बिजनेस नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई इंडस्ट्रीज स्थापित नहीं होगी तो उस रीजन का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चैलेंजेस की बात कर रहे थे ना कि चैलेंजेस क्या क्या है, तो पहला है सिक्योरिटी का चैलेंजेस, दूसरा क्या है सामाजिक अवरोध यानी कि बाहरी लोगों से डर का माहौल है, बाहरी लोगों से नफरत का माहौल है। फिर बात करें एक और चैलेंज देखने को मिलता है वो है रोजगार का संकट। यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि आप वहाँ की बात करोगे तो वहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, पहाड़ देखने को मिलते हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ है, वहाँ पर आप कृषि कर नहीं पाओगे क्योंकि तो जंगल बहुत ज़्यादा है, जंगल को आप काट नहीं पाओगे, पहाड़ है तो वहाँ पे कृषि करना पॉसिबल नहीं होता, एग्रीकल्चर पॉसिबल है नहीं। अगर जब एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है तो वहाँ का डेवलपमेंट मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ में रोजगार का संकट भी देखने को मिलता है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों एम्प्लॉयमेंट कम देखने को मिलता है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट होगा कैसे, बाहर से ना तो कोई इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, बाहर से जब इंडस्ट्री यहाँ पे आ नहीं रही है तो वो कैसे वहाँ पर रोजगार जनरेट होगा। गवर्नमेंट रोजगार है वो लिमिटेड टर्म में ही जनरेट कर पाती है, गवर्नमेंट है वो ज़्यादा रोजगार है वो जनरेट नहीं कर सकती है, इसलिए रोजगार के लिए प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर होते हैं और प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर इन्वेस्ट कर नहीं रहा है, वो बिजनेस ओपन कर नहीं रहा है क्योंकि उसके लिए भी अलग अलग चैलेंज है। एक तो वहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन सही नहीं है, एक हमने देखा था ऊपर कि यहाँ पे थ्रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इस वजह से बाहरी कोई बिजनेसमैन है वहाँ जाके इन्वेस्ट नहीं करता है, ये चैलेंज देखने को मिलती है। तकनीकी की कमी है, पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं की इन लोगों के पास में, अगर वो ट्रेन नहीं है तो उनको रोजगार वैसे ही नहीं मिलेगा। सरकारी जो समितियाँ हैं उनके लाभ भी वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। टूरिज्म में क्या बाधा है, टूरिज्म में सबसे बड़ी बाधा यही है कि वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। आप किस जगह पे घूमने जाओगे, माना कि आपको है ना कोई हिल स्टेशन पे घूमना जाना है तो आप उसी जगह जाओगे जहाँ पर जाने के लिए बेहतर व्यवस्था हो, रोड हो, वहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, कनेक्टिविटी बेहतर हो, ठीक है, आपको रहने के लिए घर मिल जाए, ये सारी चीज़ें नोटिस करोगे। बट नॉर्थ ईस्ट में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। पहली बात वहाँ पे खतरा है लोगों का, दूसरी बात है वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, तीसरी बात आप जाओगे कैसे, चौथी बात आपकी रहने की व्यवस्था होगी नहीं होगी ये पक्का नहीं है। इन सारे चैलेंजेस के कारण वहाँ पर टूरिज्म भी है वो भी डेवलप नहीं हो पा रहा है। टूरिज्म के बहुत बड़े अवसर हैं, अगर वहाँ पर
टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए तो बहुत ज़्यादा अवसर देखने को मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे पैलेसेस हैं नॉर्थ ईस्ट में, बट परंतु पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज के चैलेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसी चैलेंजेस के कारण वहाँ पर टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो डेवलप हो ही नहीं पा रही है। ये चैलेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रहेगा। तो 4 पॉइंट हो गए। पहला हमने क्या देखा था, सिक्योरिटी का। दूसरा है ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। तीसरा है हमारा क्या पॉइंट है, रोजगार का संकट है। चौथा क्या है, पर्यटन है, टूरिज्म के अवसर तो है बट उसे अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है क्योंकि चैलेंज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बिल्कुल कोचिंग जो करंट अफेयर चल रहा है देख सकते हो, तो यहाँ पर चैलेंज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में ये बात कर रहे हैं। आज का हमारा करंट अफेयर का आर्टिकल है, उसमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले कौन कौन से अवसर है, वहां का जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे हो सकता है। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ सकती है कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो सकता है, कौन कौन से अवसर देखने को मिलते हैं। तो वहां पर हमने अवसर की बात की थी कि टूरिज्म इंडस्ट्री वहां पे डेवलप हो सकती है। दूसरा हमने पॉइंट बात किया था कि वहां पर सिक्योरिटी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट है। हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये तो बेनिफिट है नॉर्थ ईस्ट के। फिर हम बात कर रहे हैं चैलेंज की कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो उत्तर भारत है उसका विकास नहीं हो पा रहा है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हमने बात की थी कि सुरक्षा की कमी है, वहां पे जो लोकल लोग हैं वो अटैक कर देते हैं, कुछ ग्रुप हैं वो अटैक कर देते हैं। दूसरी हमने बात की थी कि जो बाहर के लोग होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो भी लोकल लोग होते हैं वो बाहर के लोगों से हिट करते हैं, इस वजह से उन पर अटैक करते हैं। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाती है। जब बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो इंडस्ट्रीज नहीं होगी, और इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा, तो ये रोजगार की भी कमी देखने को मिलती है। इसके बाद में हमने बात की थी वित्तीय निर्भरता की कमी। जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरी तरह से पैसों के लिए किस पे निर्भर है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर है। पैसे इसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार से मिलते हैं, तो ये फंड के लिए केंद्र सरकार पे निर्भर है, तो इनका डेवलपमेंट वो उसमें भी दिक्कत देखने को मिलती है। जलवायु बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलती है। आप बार बार सुनते रहते हो कि यहाँ पे बाढ़ आ गई है, कभी कभार भूस्खलन हो जाता है, इस वजह से भी ये सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस है, उसको हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से चैलेंज देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे नशाखोरी देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तस्करी होती है ड्रग्स वगैरह की, ये भी काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रयास किए, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट के प्रयासों के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे। जैसे कि एक स्कीम आई थी PM डिवाइन। अब ये स्कीम क्या थी, इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था कि पूर्वोत्तर भारत है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पर डेवलप किया जाए, उसका विकास किया जाए। इसके लिए एक पूरा पैकेज तैयार किया गया था। उसके बाद में एक नाइडिस नाम की स्कीम आई थी, जिसके लिए वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए, यानी कि वहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाए, ठीक है। इसके लिए एक उन्नति स्कीम आई थी, ये मॉन्सवर स्कीम आई थी, उन्नति का था, यहाँ पे भी औद्योगिक वहाँ पे जो फैक्ट्रीज वगैरह है उसमें परिवर्तन किया जाए। भारतमाला परियोजना चलाई जा रही है, जिसके साथ में कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है। तो ये जो उदाहरण है इसको आप याद रखना, कहीं किसी भी सेक्टर की बात हो रही हो, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो जहां पर गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिखा हो कि गवर्नमेंट ने इस रीजन के डेवलपमेंट में क्या भूमिका निभाई है, तो वहां पर ये पॉइंट आप लिख सकते हो। गवर्नमेंट की स्कीम याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मेंस में जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आप इस प्रकार के एग्जाम्पल दे देते हो कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में या किसी क्षेत्र के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने ये स्कीम चला रखी है, इसके माध्यम से यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो ये स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी स्कीम आपको याद होनी चाहिए। इसका आप कहीं पे भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। ये उड़ान स्कीम है, ये भारतमाला है, ये उन्नति है, ये तो कॉमन स्कीम है, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है जी। इतनी चीज याद रहेगी। अब चलते हैं आगे बात की जा रही है कि हमने चैलेंजेस के बारे में बात कर ली, हमने अवसरों के भी बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि ये जो चैलेंजेस है इसको निपटारा कैसे किया जाए, क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी पर्यटन की। पर्यटन में क्या चैलेंज थे, सिक्योरिटी का चैलेंज था, वहां पर इकोसिस्टम नहीं था, साथ ही साथ में हमने बात की थी कनेक्टिविटी नहीं है। तो आप पहले तो कनेक्टिविटी स्थापित करो, वहाँ पे रोड होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, जाने में दिक्कत ना हो, साथ ही साथ में रेलवे की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ में फ्लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके अलावा वहाँ पे रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो साथ ही साथ में वहाँ पर साफ सफाई भी होनी चाहिए। ये सारी सुविधा मिलेगी तो अपना आप टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे। तो पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, टूरिज्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए आप इको सर्किट है वो क्रिएट कर सकते हो। आध्यात्मिक पर्यटन है, यानी कि वहाँ पर मंदिर है, जैसे कि
कामाख्या माता का मंदिर है तो वहाँ पर आध्यात्मिक पर्यटन है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें की जा सकती है। इसके अलावा भी मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में आप कर सकते हो फोकस। मानव यहाँ इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वहाँ पे जाके IIT स्थापित करो, IIM जैसी कॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ में मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए जिससे लोग एजुकेटेड होंगे, वो IIT करेंगे, IIM करेंगे, मेडिकल में जाएंगे, MBBS डॉक्टर बनेंगे तो वो वहाँ की लोकल जो इंडस्ट्रीज है उसे डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, वहाँ की स्थिति सुधारने में वहाँ के लोकल लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर वहाँ पे अगर कहीं की कोई मतलब ज़्यादातर जगह है वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, पर जितनी भी जगह है वहाँ पे जैसे जैसे एग्रीकल्चर किया जा सकता है तो एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को नई नई टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए जिसके माध्यम से ऐसी स्थिति में भी टूरिज्म आ सके, ऐसी स्थिति में भी एग्रीकल्चर किया जा सके। इंडस्ट्रीज बनाने की आवश्यकता है, बाहर से इन्वेस्ट किया जा सकता है, अलग अलग बिजनेसमैन वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज है वो स्थापित करेंगे तो वहाँ के लोकल लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होगा तो वो इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। तो इस प्रकार आप वे फॉरवर्ड में कर सकते हो। भारत सरकार द्वारा ये भारत नेट चलाया जा रहा है, 5G कॉरिडोर है, डिजिटल साक्षरता है, इन सब को भी बढ़ावा दिया जा सकता है जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे पॉइंट आप वो लिख सकते हो। सांप्रदायिक समरसता की बात हो सकती है, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं वो सारे मिलके लेता है तो वो एक डेवलपमेंट में अच्छी खासी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था नॉर्थ ईस्ट के बारे में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है विश्व डुगोंग दिवस के बारे में, वर्ल्ड डुगोंग डे के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है। चर्चा में इस वजह से है कि अभी है वो 28 मई को वर्ल्ड डुगोंग डे सेलिब्रेट किया गया है। विश्व डुगोंग डे है वो सेलिब्रेट किया गया है। कब सेलिब्रेट किया गया है? 28 मई को। क्यों सेलिब्रेट किया गया है? क्योंकि डुगोंग जो होता है उसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, इस वजह से इसे सेलिब्रेट किया गया है। भारत में केवल 200 ही इसकी संख्या बची हुई है, इस वजह से इसका डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए और इनकी प्रजाति बढ़ाने पे फोकस किया जाए। ठीक है जी, इतना पॉइंट याद रहेगा। अब हम बात करेंगे डुगोंग क्या होता है, कहाँ देखने को मिलता है, क्या विशेषता होती है। यूपीएससी की प्रीलिम में प्री की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें डुगोंग होता क्या है। ठीक है, तो आपने गाय देखी होगी, समुद्री जो गाय होती है उसके बारे में देखा होगा। तो ये जो समुद्री गाय होती है इसे ही डुगोंग कहा जाता है। डुगोंग किसे कहा जाता है? समुद्री गाय को ही डुगोंग कहा जाता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो डुगोंग के बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन क्या है? समुद्री गाय को डुगोंग कहा जाता है। ये क्या खाती है? ये घास खाती है। समुद्र में घास खाने के कारण इसे फार्मर ऑफ द सी कहा जाता है। समुद्र में रहती है, घास खाती है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? फार्मर ऑफ द सी कहा जाता है। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसे फार्मर ऑफ द सी कहा जाता है या फार्मर ऑफ द सी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है फार्मर ऑफ द सी? ये डुगोंग को कहा जाता है। डुगोंग जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, जिसे फार्मर ऑफ द सी भी कहा जाता है। अब इसे फार्मर ऑफ द सी क्यों कहा जाता है? बिकॉज समुद्र में जितने भी जीव रहते हैं उसमें से एकमात्र डुगोंग एकमात्र ऐसा जीव है जो शाकाहारी है। शाकाहारी है। समुद्र में जितने भी जीव रह रहे हैं उसमें डुगोंग एकमात्र ऐसा जीव है जो शाकाहारी है। बाकी मोस्ट ऑफ जो समुद्र में जीव पाए जाते हैं ना वो सारे क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। बट डुगोंग एकमात्र जीव है जो कि शाकाहारी है। डुगोंग के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो भारत में पाए जाने वाले समुद्र जीवों में डुगोंग है वो एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। पॉइंट याद रहेगा, एकमात्र समुद्री स्तनधारी कौन सा है? तो वो है डुगोंग। डुगोंग कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, इसे फार्मर ऑफ द सी कहा जाता है। फार्मर ऑफ द सी क्यों कहा जाता है? बिकॉज कि ये घास का सेवन करता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं डुगोंग कहाँ पाए जाते हैं, इसके वितरण के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी के प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डुगोंग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। डुगोंग के वितरण के बारे में बात करें, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये कहाँ है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिलता है। भारत की जो तट है वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। ये भारत की जो तट है ना यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में भी इसकी संख्या है वो देखने को मिल जाती है। भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं?
अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है, मन्नार की खाड़ी में देखने को मिलता है, पाक की खाड़ी, पाकिस्तान की नहीं, पाक की बात कर रहे हैं। पाक की खाड़ी कहाँ है? ये भारत है, ये श्रीलंका, इसके बीच में यहाँ पर पाक की खाड़ी है, बे ऑफ पाक। तो पाक की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में यहाँ पर डुगोंग देखने को मिलता है। भारत में कहाँ कहाँ डुगोंग देखने को मिलता है? अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, बे ऑफ कच्छ, बे ऑफ पाक, बे ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार और अंडमान निकोबार, यहाँ डुगोंग है वो देखने को मिलता है। पाक की खाड़ी है ना, वो इनके लिए बहुत सुरक्षित तरीका है, सुरक्षित जगह है। यहाँ ऊपर भारत आ गया, नीचे श्रीलंका, यहाँ पर पाक की खाड़ी है, ये इनके लिए काफ़ी सिक्योर स्थान है। यहाँ पर इनको बहुत कम ही दिक्कत देखने को मिलती है। बाकी जगह है वहाँ पर पॉल्यूशन है और भी कई चीज़ें हैं, उसके कारण इनको खतरा होता है। पर पाक की खाड़ी है वो अभी तक इनके लिए सिक्योर एरिया माना जा रहा है, अभी तक वहाँ पर इनको खतरा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, डुगोंग क्या खाते हैं, इनके आहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या ये जानना जरूरी है? जी हाँ, यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डुगोंग है वो क्या क्या चीज़ें खाता है। इसके खाने की बात करें तो मोस्ट ऑफ तो ये समुद्री घास खाता है। बाकी ये कुछ दिए हुए याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी मेन एग्जाम में। तो समुद्री घास है वो याद रख लेना, ठीक है। कहाँ पाया जाता है वो चीज़ याद रखना ना, बट क्या खाता है वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज कि ये याद रहेगा भी नहीं, ठीक है। और 20 से 30 किलो है वो डेली ये घास खाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा शाकाहारी होते हैं, घास भी काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। बात करें घास खाने में, समुद्र में हिलती रहती है ये जो समुद्री घास है, ये समुद्र के ऊपर ऐसे दिखाई देती है, तो वो खाते हैं और उससे जैव विविधता भी बनी रहती है। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं डुगोंग के लिए खतरे कौन कौन से हैं। हम बात कर रहे हैं कि डुगोंग की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो संख्या कम क्यों हो रही है? कुछ तो खतरे होंगे जिसके कारण इनकी संख्या कम हो रही है। तो खतरे कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करें बंदरगाह, अलग अलग पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। पोर्ट के निर्माण से क्या होगा, ये भाई बात है, यहाँ पे पोर्ट बना लिया, पोर्ट बना लिया, पोर्ट बना लिया। अब ये पोर्ट यहाँ पे इनके रहने की जगह है, यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट किया जाएगा तो लोग रहेंगे, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होंगी, जहाज खड़े रहेंगे, तो यहाँ पे डुगोंग कहाँ से रहेंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो इस वजह से ये जो पोर्ट बनाए जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा खतरा है डुगोंग के लिए। उसके अलावा ड्रेजिंग की जाती है, मछलियाँ पकड़ने के लिए कोशिश की जाती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर और फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो भी समुद्र में आ रहा है, तो ये सारे कारण हैं वो डुगोंग को नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा मछली पकड़ने का जो तरीका होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है, जिसकी वजह से भी डुगोंग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये सारे खतरे देखने को मिलते हैं। डुगोंग के लिए खतरे हैं, बंदरगाह है उसका खतरा देखने को मिलता है, मछली पकड़ने का तरीका गलत है, फैक्ट्री और एग्रीकल्चर का जो गंदा पानी है वो यहाँ पर जाता है, वो भी खतरा उत्पन्न करता है। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो समुद्र का जो जल है वो भी धीरे धीरे गर्म भी होता जा रहा है और वो अम्लीय यानी कि खारा भी होता जा रहा है। ये भी सारी जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके अलावा क्या चीज़ें देखने को मिलती है, इनकी जो रिप्रोडक्शन का टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय देखने को मिलता है। इनको प्रजनन में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो ये इसकी वजह से प्रजनन टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से नए बच्चे पैदा नहीं होंगे तो इनकी संख्या कम हो जाती है। साथ ही साथ में भोजन पर भी असर पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, इनकी जान भी जा सकती है। अवैध शिकार भी देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार वगैरह आसपास का जो रीजन है इसमें अवैध शिकार देखने को मिलता है, इलीगली इनको मारा जाता है, इस वजह से भी इनकी संख्या है वो खत्म होती जा रही है। हम डुगोंग के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? डुगोंग के बारे में। हमने बात की थी डुगोंग पहले तो क्यों अभी चर्चा में क्यों है, 28 मई को इनका डे सेलिब्रेट किया गया था, इस वजह से चर्चा में। फिर हमने बात की थी डुगोंग क्या खाता है, डुगोंग खतरे में क्यों है, डुगोंग में विशेषता क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। इसे शाकाहारी क्यों कहा जाता है, इसे फार्मर ऑफ द सी क्यों कहा जाता है, यूपीएससी प्रीलिम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खतरा क्या है, ठीक है, IUCN की इसकी कैटेगरी क्या है, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम में पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये पॉइंट वाइज पॉइंट यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम में पूछ रही है और ऑलरेडी पूछ भी चुकी है, तो ये पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारे पॉइंट आपके माइंड में होने ही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं IUCN की। अब ये पॉइंट भी याद रखना, मोस्ट पॉइंट याद रखना, इनका जो प्रजनन का टाइम होता है काफ़ी धीमा होता है। ठीक है, 5 से 6 साल लग जाते हैं इनको प्रजनन करने में, मतलब बच्चा पैदा करने में ये 5 से 6 साल का टाइम लेता है, तो इनके रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक बार पूछा था हाथी के बारे में, यूपीएससी ने हाथी के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, तो कभी हो सकता है डुगोंग के बारे में पूछ ले कि डुगोंग में प्रजनन टाइम कितना होता है, तो 5 से 6 साल का इनका प्रजनन का टाइम होता है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी घूम फिरा के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है, या ऑलरेडी भी पूछ चुकी है और पूछ भी सकती है, तो आपको ऐसे पॉइंट है वो पता होने चाहिए।
अब इनकी संरक्षण की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। संरक्षण की स्थिति का मतलब क्या है, इनको किस प्रकार से कन्वर्ज किया जाता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। इनकी स्थिति है वो खत्म होती जा रही है, तो किस प्रकार से इनको सुरक्षित रखा जा सकता है ताकि इनकी स्थिति सिक्योर रहे, ये मरने से बच जाए, इनकी संख्या है वो स्थिर रहे, या तो बढ़े लेकिन कम न हो। तो कैसे सिक्योर रख सकते हैं इनको सिक्योर रखने के लिए IUCN है, एक संस्था है, ये कैटेगरी देती है, ये कैटेगरी बताती है कि कौन सी स्पीसीज है, कौन सी प्रजाति है, वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। IUCN एक क्या है, संस्था है, ये अलग अलग कैटेगरी बनाती है उसके खतरे के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कोई प्रजाति है, उसका खतरा बहुत ज़्यादा है, मतलब वो कभी भी खत्म हो सकती है। अगर वो खत्म हो सकती है तो उसके लिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी आ जाएगी। कोई थोड़ी बहुत खतरे में तो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आएगी, उससे कम है तो वनरेबल की कैटेगरी में आएगी। तो ये अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। और ये कैटेगरी में कौन रखता है, तो ये IUCN रखती है। किस प्रकार से रखती है कि उनकी संख्या कितनी है। कोई प्रजाति 10-20 ही बच्चे हैं, जैसे कोई ऐसी, मान लो कोई ऐसी प्रजाति है वो अभी 10-20 संख्या में बच्चे हैं, यानी कि जैसे आदमी बताओ, ऐसे आदमी 10 ही बच्चे हैं, तो वो क्या कहे जाएंगे, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जिनकी संख्या 10-20 या बहुत कम बची है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आ जाएंगे। फिर ऐसी प्रजाति है जिनकी संख्या थोड़ी ठीक ठाक है, वो एंडेंजर्ड में, फिर उससे ठीक है वो वनरेबल में आ जाएगा। धीरे धीरे ये संख्या आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैटेगरी भी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से IUCN है वो इन्हें कैटेगराइज करता है। तो बात करें डुगोंग की, तो डुगोंग को IUCN ने कहाँ रखा है, डुगोंग को संवेदनशील यानी कि वनरेबल की कैटेगरी में रखा है। IUCN ये कहना चाहता है कि डुगोंग है वो खतरे में तो है, परंतु इतना ज़्यादा भी खतरे में, थोड़े अगर आपने 5-10 साल ध्यान नहीं दिया तो डुगोंग भी ओम नमः स्वाहा हो जाएगा। अगर आपने डुगोंग पे फोकस नहीं किया और इसी प्रकार से प्रदूषण बढ़ाते गए, इसकी संख्या को ध्यान में नहीं रखा, इसी प्रकार से पोर्ट डेवलप करते गए, तो आप देखना 10 से 20 सालों में डुगोंग नाम की प्रजाति है वो ओम नमः स्वाहा हो जाएगी। मतलब डुगोंग है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि डुगोंग को क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं रखा गया है, एंडेंजर्ड में भी नहीं रखा गया है, डुगोंग को रखा गया है वनरेबल में। किस कैटेगरी में रखा गया है, वनरेबल में। क्या ये याद रखना है, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डुगोंग किस कैटेगरी में आता है, वनरेबल कैटेगरी में आता है, याद रहेगा बिल्कुल। ये साइट है, साइट भी अलग अलग जो प्रजातियां होती हैं वो उनकी खतरे के अकॉर्डिंग उनको अपनी अपनी अपेंडिक्स में रखती है। बट ये ना, ऐसे तो साइट है, बहुत सारी चीज़ें, ये याद मत रखना। अगर रहे तो कर ले, ठीक है, नहीं रहे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको IUCN की लिस्ट तो याद होनी चाहिए, कौन सी प्रजाति है वो IUCN की किस कैटेगरी में आती है, ये पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए। इसको आप भूल भी नहीं सकते हो। इसको भूल गए मतलब UPSC को भूल जाओ। UPSC ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में। भारत में एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसकी अनुसूचियों में अलग अलग रखे जाते हैं। भारत में कौन सा एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। ये क्या करता है, ये जो प्रजातियां होती हैं उनके खतरे के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगरी में रखती है। तो ये भी इनकी कैटेगरी है, इसको भी याद नहीं रखोगे तो चलेगा। IUCN की कैटेगरी पता होनी चाहिए आपको। ऐसे बहुत सारे हैं, IUCN है, साइट है, भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। बट आपको IUCN के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी CMS वगैरह याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। डुगोंग के संरक्षण के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई थी। डुगोंग होता है उसको कैसे कैसे कन्वर्ज किया जा सकता है, कैसे सिक्योर रखा जाता है, कैसे सुरक्षित रखा जाता है, इसके लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 2022 में तमिलनाडु के पाक खाड़ी में डुगोंग संरक्षण के लिए एक रिजर्व भी बनाया गया है, ठीक है। डुगोंग के संरक्षण के लिए एक रिजर्वर भी बनाया गया है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं समुद्री घास के बारे में, जिसे सी ग्रास भी कहा जाता है। अब ये सी ग्रास क्या होती है, क्या यूज है इसके और कहाँ काम आती है। बात करें समुद्र ग्रास की या समुद्री घास की, समुद्र के ऊपर ऊपर आपने देखा होगा ऐसे हरे हरे सी घास दिखाई देती है, यही समुद्री घास होती है। फूलदार पौधे होते हैं, बट ये शैवाल नहीं होती है। शैवाल अलग होते हैं, समुद्री घास है वो अलग होते हैं। समुद्र में आप हर टाइम ये चीज़ देखते हो कि समुद्र के ऊपर घास देखती है, हरे हरे जो घास होते हैं, फूल जैसे दिखाई देते हैं, वो क्या होती है, वो समुद्री घास होती है, परंतु वो शैवाल नहीं होती है। अब ये समुद्री घास होती है, ये पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो इकोसिस्टम होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी मछलियों को घर प्रोवाइड करता है, उसको रहने के लिए जगह देता है,
कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे अवशोषित करता है। इसलिए समुद्री घास है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे इकोसिस्टम के लिए। ये डुगोंग है, कछुए है, मछली है, ये भी जो भी होती है, मछलियाँ है, डुगोंग, कछुआ वगैरह, उनको भोजन भी कहाँ से मिलता है? वो भी समुद्री घास से मिलता है। उनको रहना भी वहीं से मिलता है, उनको भोजन भी कहाँ से मिलता है? वो भी समुद्री घास से मिलता है। 2022 का एक अध्ययन है, एक स्टडी की गई थी, उसके अकॉर्डिंग भारत में इतने वर्ग किलोमीटर, ये पॉइंट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ो कितने किलोमीटर का है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? पहला पॉइंट है आपको पता होना चाहिए समुद्री घास क्या होती है। तो ये समुद्र के ऊपर वो जो फूल वाले पौधे होते हैं वो समुद्री घास होती है। दूसरी चीज़ इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रजातियों का ये घर होती है, बहुतों को खाना प्रोवाइड करती है, कार्बन को अवशोषित करती है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। कछुए, मछलियाँ, डुगोंग, इनको भोजन कहाँ से मिलता है? तो इनको भोजन भी कहाँ से मिलता है? समुद्री घास से मिलता है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अब कितने कार्बन को अवशोषित करते हैं ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना पॉइंट आपको नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा, बट सिंपल बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ नहीं याद होगा तो अभी इसमें कुछ खास लिखा नहीं है, बट ऊपर ऊपर मैंने जो बताया वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बात करते हैं इनका संरक्षण कैसे किया जाए। ये जो समुद्री घास है इसको किस प्रकार से सिक्योर रखा जाए, किस प्रकार से इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो क्या किया जाता है? इनका मानचित्र बना लो, कहाँ का समुद्री घास है उनका मानचित्र बनाओ, उनकी निगरानी करो ताकि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। मछुआरे जो होते हैं उनके साथ मिलकर काम करो, मछुआरों को सिखाओ भाई इस प्रकार की ट्रेनिंग दो कि आप समुद्री घास को नुकसान मत पहुंचाओ। आप जो मछुआरों की जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा चेंज करो ताकि बाकी जीवों को नुकसान न हो, समुद्री घास को नुकसान न हो। अगर वो मछली को पकड़ते हैं तो गील है, गील नेट है, ट्रोलिंग जैसी जो हानिकारक तकनीकी है उसे रोकने की कोशिश करो। इसमें क्या होता है, समुद्र के ऐसे जाल फेंके जाते हैं मछलियों को निकालने के लिए, इसमें जो दूसरी चीज़ें होती है वो भी बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसे रोका जाना चाहिए, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जियो टैगिंग किया जा सकता है, ड्रोन से तकनीकी का निगरानी रखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इनके माध्यम से समुद्री घास को सुरक्षित रखा जा सकता है। यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन भी पूछा है। क्या क्वेश्चन है? समुद्र में पाए जाने वाले डुगोंग के संदर्भ में कथन कौन कौन से सही है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसे आप देख लो। ये एक शाकाहारी समुद्री जीव है, पूरे भारत के समुद्री तट पर पाया जाता है। याद रखो, पहला पॉइंट क्या है? समुद्री जानवर है। दूसरा है पूरे भारत में पाया जाता है। तीसरा, वन्य जीव अभ्यारण्य की सूची वन में आता है। तो कौन कौन से सही होंगे? दूसरा गलत हो जाता है, पूरे भारत के तट पर नहीं पाया जाता है। पहला सही है, तीसरा सही है। देखो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, इसी वजह से कह रहा हूँ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे देख लो वाइल्ड लाइफ एक्ट का भी पूछ लिया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चन पूछती है, ताकि आप पढ़ो तो इसी प्रकार से पढ़ो कि आपके जो प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एटलीस्ट गलत नहीं होने चाहिए। मेंस में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, न के बराबर है, बट प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नासा का ग्रीन मिशन। अब एक नासा ने है वो ग्रीन मिशन है वो लॉन्च किया है, इसके बारे में क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसका पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में आपको याद रहेगा भी नहीं, तो इस पॉइंट को छोड़ो। दूसरा, ये नासा का मिशन है, ये क्या काम के लिए छोड़ा गया, ये पॉइंट हमारे काम का है। पहला, पूरा नाम क्या है याद नहीं रखना आपको, ठीक है। दूसरा, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आएगा, ग्रुप डी में पूछा जा सकता है डुगोंग क्या होता है, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। यूपीएससी लेवल का तो नहीं पूछा जाएगा, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। तो नासा का जो मिशन है, कौन सा मिशन है? ग्रिल मिशन, GRIL, ग्रिल मिशन नाम है। अब मैं बता देता हूँ यूपीएससी में कैसे कैसे काम किया, क्या क्या चीज़ें काम की। सबसे पहले किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। नासा ने लॉन्च किया, जिसके लिए नासा का ग्रिल मिशन कहा जाता है। तो ग्रिल मिशन किसका है? नासा ने लॉन्च किया। क्या काम क्या आएगा? काम क्या आएगा? काम है जो चंद्रमा होता है, जो मून होता है, तो मून पर ये क्या करता है? अध्ययन में काम आता है। मून का ये अध्ययन करेगा कि मून की ग्रेविटी कैसी है, यानी मून की बनावट कैसी है, ये सारी चीज़ों पर ये फोकस करेगा। तो पहला ग्रिल मिशन किसका है? GRIL ग्रिल मिशन किसका? पहला पॉइंट नासा का है। दूसरा पॉइंट क्या है? काम क्या करेगा? मून के बारे में अध्ययन करेगा। मून में ग्रेविटी है उसका अध्ययन करेगा, ठीक है। मून किस प्रकार से काम करता है उसकी बात अध्ययन करेगा। मून की बनावट के बारे में अध्ययन करेगा। ये सारी चीज़ें इसके द्वारा की जाएगी। उद्देश्य क्या है? वही हमने देखा, मून यानी चंद्रमा का अध्ययन करना, यही उसका उद्देश्य है। अब इसमें एक और है ईब फ्लो, ये सारी चीज़ें देख रखिए, ये हमारे काम की नहीं है। इतना बेसिक में भी अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि घुस भी जाओगे तो याद नहीं रहेगा। इसलिए हमें देखो चीज़ें इतनी याद रखो जो आपको रियल एग्जाम में याद भी रहे, बेसिक चीज़ें भी हो, आपका माइंड भी खराब ना हो, इतनी चीज़ें याद रखो। बहुत ज़्यादा डीप घुसोगे याद भी नहीं रहेगा।
सिंपल सिंपल चीज़ें याद रखो, अपने एग्जाम में काम आ जाएगा, बस इतना बहुत है। ठीक है, तो नासा का ग्रिल मिशन किसका है? पहली बात नासा का है। दूसरी बात है कहाँ काम करेगा? चंद्रमा के लिए काम करेगा, चंद्रमा की ग्रेविटी है, उन सब चीज़ों पे खोजने का काम करेगा। 2 पॉइंट याद रहेगा। तीसरा, सबसे सटीक नक्शा, यानी कि ये जो नासा का ग्रिल मिशन है ये चंद्रमा का अब तक का सबसे सटीक नक्शा देगा, यानी कि चंद्रमा के में ग्रेविटी किस प्रकार से है, क्या काम करता है, इन सब का जो मैप बना के देगा, आज दिन तक का सबसे सटीक मैप बना के ये देगा। तो चंद्रमा का ये जो नासा का ग्रिल मिशन है वो कहाँ की जानकारी दे रहा है? चंद्रमा की। और चंद्रमा का सबसे सटीक का मतलब होता है ये बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी ये प्रोवाइड करवाएगा। इतनी चीज आपको याद रहेगी। नेक्स्ट है अंतर समझाएगा। अंतर यानी कि चंद्रमा के 2 भाग है, एक भाग हमें दिखाई देता है, दूसरा भाग नहीं देता, क्योंकि चंद्रमा भी घूमता रहता है पृथ्वी की तरह, तो हमें एक भाग दिखाई देता है, एक भाग दिखाई नहीं देता है। तो ये दोनों भागों के बारे में बताएगा कि जो हमें भाग दिखाई नहीं देता वो कैसा होता है, जो दिखाई देता है वो कैसा होता है, इनके बारे में भी जानकारी देगा। साथ ही साथ में ये बताएगा टाइडल लैंगिंग, यानी कि ज्वार बंधन वगैरह दिखाई देता है उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन देगा। चंद्रमा पे तापमान कितना होता है इसके बारे में भी जानकारी देगा। चंद्रमा में 2 भाग है, एक भाग पृथ्वी के सामने है, ये गर्म है, पृथ्वी के दूसरी साइड में ये ठंडा है। गर्म भाग है वो थोड़ा क्या है, ये नरम है थोड़ा, ठीक है। ठंडा भाग है ये कठोर है। तो इन दोनों के बारे में भी जानकारी ये देने का काम करेगा। ठीक है, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि भाई क्या चीज़ें दी जा रही है, चंद्रमा के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये ग्रिल मिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। ज़्यादा डीप में मत घुसो, ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी नहीं है। और इन ज्वालामुखी के इतिहास के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी है। इन्होंने कहा कि चंद्रमा की जो सतह है वहाँ पे जो देखते हैं ना मैदान जैसे, जिसे मायरिया कहा जाता है, वो लावा के बने हुए हैं, इनके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इतनी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बहुत डिटेल में चीज़ें दे रखी है, वो आपके काम की नहीं है। आपको बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रिल मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी बात हमने कर ली है। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो जमीन है उसका उत्थान हो रहा है। क्या कहना चाहता है ये? दक्षिण अफ्रीका में जमीन है वो उसका उत्थान हो रहा है। उत्थान मतलब जमीन है वो ऊपर उठ रही है। क्या मतलब है भाई, जमीन ऊपर क्यों उठ रही है? क्या अंदर से ज्वालामुखी आ रही है? क्या अंदर से कुछ चट्टान है वो ऊपर उठ रही है? ऐसा नहीं है। जमीन होती है ना, जमीन पे क्या होता है? पानी होता है। ये जमीन है, इस पे क्या है? पानी है। अब धीरे धीरे क्या होता है, गर्मी की वजह से ये पानी है वो सोख के ऊपर जा रहा है। जमीन के ऊपर का जो पानी होता है, जमीन के ऊपर को जो पानी की बूंदें होती है, ये सोख के ऊपर चली जा रही है। ग्राउंड वाटर भी कम हो रहा है, साथ ही साथ में जमीन के ऊपर की सतह का जो पानी होता है वो भी ऊपर उड़ के जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो जमीन है ना ये हल्की हो जाती है। हल्की होकर धीरे धीरे इसका ऊपर उठने लगती है, उत्थान होने लगता है। तो यहाँ पे है 6 मिलीमीटर है वो ऊपर उठी है। 2012 से 2020 के बीच में 6 मिलीमीटर है वो जमीन है वो ऊपर उठी है। 2 मिलीमीटर है वो हर साल की दर से ये ऊपर उठती रहती है। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि ऊपर जो नमी थी वो नमी खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई है, तो जमीन के ऊपर का जो भार है वो कम हो गया है। इस वजह से जमीन है वो ऊपर उठती जा रही है। तो दक्षिण अफ्रीका में भूमि का उत्थान हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जमीन का ऊपर जो पानी था वो पानी खत्म हो गया है, पानी नमी है वो खत्म हो गई है। इसकी वजह से जमीन है वो उसका उत्थान होता जा रहा है। ये पॉइंट याद रहेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी भूमि अवतलन क्या होता है? अवतलन वही है, ऊपर वाला जो पानी है वो सिकुड़ जाएगा तो भूमि ऊपर उठ जाएगी, और कभी कभार नीचे सिकुड़ भी जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इतनी चीज़ याद रहेगी। तो इस आर्टिकल में इतना ही था कि भूमि उत्थान है वो अफ्रीका के बारे में था। इतना ही था कि जमीन ऊपर उठ रही है। क्यों ऊपर उठ रही है? कि पानी खत्म हो रहा है। इस आर्टिकल में इतना ही है, जमीन ऊपर उठ रही है। क्यों उठ रही है? पानी खत्म हो गया। बस इतना ही इस आर्टिकल में था, और कुछ भी नहीं है इस आर्टिकल में। रॉकेट साइंस है ही नहीं। करंट अफेयर बहुत ईजी है अगर तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पे ये आर्टिकल क्या दिया गया? यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है कि कावेरी है ना उसके बारे में दिया गया, अब तटीय कावेरी क्षेत्र के बारे में दिया गया। कावेरी जो रिवर है उसके बारे में ये आर्टिकल है। ONGC एक कंपनी है, उसने क्या किया है, यहाँ पर वापस प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। यहाँ से जो पहले से जो चीज़ें मिलती थी रिसोर्सेस वगैरह, उसका वापस काम स्टार्ट किया गया। इस वजह से चर्चा में है। कावेरी रीजन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी रीजन में ये पड़ती है, ये रिवर की कौन कौन सी सहायक नदियाँ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चर्चा में क्यों है? कोई काम की चीज़ नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम में, मेंस में कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये चर्चा में क्यों थी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है कावेरी है। यहाँ पे जो भी काम किया जा रहा है, जो काम चीज़ें की जा रही है वो, जैसे कि ये है कावेरी है, यहाँ पे कई नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया जा रहा है? प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्राप्त किया जा रहा है किसके द्वारा? ये ONGC उसके द्वारा। तो ये जो पहले काम स्टार्ट किया गया था
ये 1997 में किया गया था। बाद में इसको बंद कर दिया था 2011 से, परंतु इसे पुनः स्टार्ट किया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आपको कावेरी क्षेत्र के बारे में बात पता होना चाहिए। कावेरी क्षेत्र के बारे में बात करें या कावेरी बेसिन के बारे में बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलता है कावेरी बेसिन? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, यहाँ पर ये फैला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। यहाँ पे कर्नाटक आ गया, ठीक है, ये केरल आ गया, यहाँ तमिलनाडु आ गया, ये पुडुचेरी आ गया। तो यहाँ पे कावेरी रिवर फ्लो करती है। इसकी जो सहायक रिवर है वो आसपास के रीजन में फैलती है। तो ये कावेरी बेसिन यहाँ पर फैला हुआ है। ये जो है वो ये पेरिकोटिक बहुत पुराने समय से बना हुआ है। जब हमारा भारत है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये चीज़ देखो, भारत पहले अफ्रीका के पास में था, यहाँ से चलता 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 यहाँ पे आया है। तो ये जो कावेरी बेसिन है इसका निर्माण कब हुआ था? जब भारत आगे बढ़ रहा था, बीच में क्या हुआ था, यहाँ पे ज्वालामुखी आई। ये अफ्रीका देश है, यहाँ पे अभी भारत है। चलते चलते आगे आ रहा था, यहाँ पे जब भारत आया तो यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुई। इसके कारण जो ये कावेरी बेसिन वगैरह है इनका निर्माण हुआ था। तो ये कावेरी बेसिन का निर्माण बहुत पुराना है, हिमालय से भी काफ़ी पुराना है इनका निर्माण है। अब कितना क्षेत्र वगैरह है ये काम की चीज़ हमारे नहीं है। हमारी इन्फॉर्मेशन काम की थी, इतनी थी कावेरी बेसिन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक। ब्रिक्स क्या है? एक ग्रुप है। ब्रिक्स क्या है? एक संगठन है। कौन कौन से देशों का संगठन है? अभी कमेंट में एक बार बता दो, ब्रिक्स कौन कौन से देशों का संगठन है? ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? किसी को पता है तो कमेंट में बताओ। ब्रिक्स में कौन कौन से देश है शामिल है उसको पहले बताओ। ठीक है, अभी क्यों चर्चा में है? चर्चा में इस वजह से इसकी अभी बैठक हुई है। कहाँ बैठक हुई है? ब्राजीलिया में हुई है। ब्राजील में इसकी बैठक हुई है। क्यों हुई है? सहयोग को बढ़ाने के लिए, दक्षिण देशों के जो सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए ब्रिक्स की अभी बैठक हुई है। कहाँ पर हुई है? ब्राजील में हुई। काम की चीज़ है? नहीं है। हमें हमारे लिए काम की चीज़ क्या है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश है, ये हमारे काम की चीज़ है। कौन कौन से देश हैं ब्रिक्स में? ब्रिक्स में ब्राज़ील है, ठीक है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है। देखो, बी का मतलब होता है ब्राज़ील, आर का रसिया, आई का इंडिया, सी का चाइना, एस का साउथ अफ्रीका। ये 4 तो देश है, 5 देश ये फिक्स है। पहले 4 थे। भारत, पहले कौन कौन से थे? पहले थे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये 4 थे। फिर इसमें साउथ अफ्रीका ऐड किया गया। उसके बाद में कौन सा ऐड किया गया? अभी कुछ और देश ऐड हुए, जैसे कि ईरान इसमें ऐड हुआ है, ठीक है, इंडोनेशिया इसमें ऐड हुआ है, सऊदी अरेबिया ऐड हुआ है, यूएई ऐड हुआ है, मिस्र ऐड हुआ है और इथियोपिया। ये देश है वो अभी इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले कौन कौन से देश थे? पहले थे ब्राज़ील था, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 थे। बाद में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये भी इसमें जुड़े हैं। अभी जो बैठक हो रही है ब्रिक्स में, ये देश शामिल है। प्रीलिम के लिए क्या काम की चीज़ें? ये काम की चीज़ें। ब्रिक्स में कौन कौन से देश है, ये प्रीलिम के लिए काम की चीज़ें। राइट, प्रीलिम के लिए क्या क्या काम की चीज़ें? ये प्रीलिम के लिए काम की चीज़ें। उद्देश्य क्या है? कोई काम का नहीं, हर किसी का एक ही उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी संगठन हो, उसके उद्देश्य के बारे में पूछे, मोस्ट ऑफ टाइम में उनका जो एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन होता है। कुछ अलग उद्देश्य हो तो याद रखो, बट ब्रिक्स का उद्देश्य कोई अलग नहीं है। वही ग्लोबल को बढ़ाना है, बहुपक्षीय होता है जो मल्टीलेटरिज्म होती है उसको बढ़ाना है, निष्पक्ष व्यापार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो कॉमन है उसको याद रखने की ऐसी कोई रॉकेट साइंस की बात है नहीं। ठीक है, वो सारी चीज़ें छोड़ो, यहाँ पे भी सेम बातें की गई है, इसको भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है चीन का तियानवेन-2 मिशन। चीन है, उसने एक अभी अपना मिशन लॉन्च किया है। मिशन का नाम है तियानवेन-2। चीन का तियानवेन-2 मिशन। चीन का कौन सा मिशन है? तियानवेन-2 मिशन। क्या क्या चीज़ें काम की है? पहली बात है ये प्रीलिम के लिए काम का है। यूपीएससी में प्रीलिम के लिए काम का है। प्रीलिम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? हाल ही में तियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया गया है। पहली बात है वो कहाँ का है, ऐसे प्रीलिम में क्वेश्चन आता है। पहली बात है वो कहाँ का है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, किसके लिए छोड़ा गया है, मतलब ये क्या काम करेगा मिशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे 2-3 ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो पहले बात करें कहाँ का है, तो ये चाइना का है। तियानवेन-2 मिशन कहाँ का है? चाइना का है। दूसरी बात करें उद्देश्य, यानी कि क्या काम करेगा, ये काम करेगा एक क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह होता है, एस्टेरॉइड होता है। ग्रह तो हमारे जो पृथ्वी जैसे होते हैं वो ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो होते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिसका नाम क्या है? ये नाम है कामोला, ये नाम है। जो भी प्रोनाउंसिएशन है, नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। एक कामोआलेवा नाम का एक ग्रह है, कामोआलेवा नाम का एक क्षुद्र ग्रह है, उसके बारे में जांच करेगा।
इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको अगर लगता है थोड़ा बहुत ये याद रखना, इतना याद रख लेना कि चीन का एक तियानवेन-2 मिशन है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? चीन का जो तियानवेन-2 मिशन है एक क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उसका बस इतना पार्ट याद रखना। तो इतना अगर आप याद रखोगे तो प्रीलिम में आपको जो ऑप्शन देखोगे उससे आपको याद आ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। तो चीन का एक मिशन है तियानवेन-2, उस मिशन का काम है क्षुद्र ग्रह, जिसका नाम क्या है? कामो आलेवेला, ये नाम है कामो आलेवा, इसका नाम है कामो आलेवा। ये जो कामो आलेवा है मिशन, ये कामो आलेवा क्षुद्र ग्रह, कामो आलेवा क्षुद्र ग्रह, इसके बारे में जांच करेगा। तो चीन का एक मिशन है जिसका नाम है तियानवेन-2, एक क्षुद्र ग्रह है, एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है कामो आलेवेला। ठीक है, इसके बारे में जांच करेगा, इसके सर्वेक्षण प्राप्त करेगा, इसके नमूने प्राप्त करेगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त होनी चाहिए। बात करें ये जो क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है कामो आलेवा, कामो आलेवा, ये जो कामो आलेवा क्षुद्र ग्रह है, ये इसकी जो जानकारी मिली थी ये 2016 में मिली थी। जो कामो आलेवा क्षुद्र ग्रह है इसकी जानकारी 2016 में मिली थी। हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड कहाँ पर है? यूएस के पास में। यूएस का एक आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशियन में है। यहाँ पे एक दूरबीन है जिसका नाम है पेन स्टार, इससे ये जानकारी प्राप्त हुई थी। तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? तियानवेन-2 मिशन किसके लिए है? कामो आलेवा, कामो आलेवा एक क्षुद्र ग्रह है, उसके बारे में जानकारी देगा। कामो आलेवा जो क्षुद्र ग्रह है यानी कि एस्टेरॉयड है, इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी? इसकी जानकारी 2016 में मिली थी, हवाई आइलैंड से मिली थी, पेन स्टार दूरबीन है वहाँ से मिली थी। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। कामो आलेवा जो क्षुद्र ग्रह है ये एक अर्ध उपग्रह है, पूरा उपग्रह नहीं है, ये एक अर्ध उपग्रह है जो कि पृथ्वी से प्रभावित है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और ये है वो चंद्रमा के टकराव के कारण अलग हुआ था। ये पॉइंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या पता है? तियानवेन-2 मिशन कहाँ का है? चाइना का है। किसके बारे में जांच करेगा? एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है कामो आलेवा। कामो आलेवा क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है, एक अर्ध उपग्रह है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, पृथ्वी से प्रभावित है, चंद्रमा के टकराव के कारण अलग हुआ था। 2016 में इसकी खोज हुई थी। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है INCOIS, महासागर सूचना सेवा केंद्र। ठीक है, नेशनल इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, महासागर सूचना केंद्र के बारे में कल भी इसके बारे में अपने डिस्कस किया था। तो महासागर सूचना केंद्र क्या करता है? महासागर सूचना सेवा केंद्र क्या करता है? जब भी समंदर में कोई भी दिक्कत आती है, यानी कि क्या आएगा? तरंगे आ जाएगी, सुनामी आ सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है समुद्र में। इन सब के बारे में हमें जानकारी कौन देता है? इन सब के बारे में जो जानकारी देता है वो महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा दी जाती है। महासागर सूचना सेवा केंद्र क्या करता है? समंदर के बारे में जानकारी देता है। समंदर में जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है उसके बारे में जानकारी कौन देता है? तो महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा जानकारी दी जाती है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये याद रखना पॉइंट, यूपीएससी प्रीली में पूछ लेगी। महासागर सूचना सेवा केंद्र कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो मिनिस्ट्री है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत महासागर सूचना सेवा केंद्र आता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या काम करता है? जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? जानकारी देता है समुद्र में जो भी तरंगे वगैरह आती है उसके बारे में ये जानकारी देता है। पॉइंट याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें काम की नहीं है। ओके जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है पीरियड पॉवर्टी। पीरियड पॉवर्टी क्या होती है? एक अमेजॉन की पहल है, आपको इतना ही पता होना चाहिए। पीरियड पॉवर्टी अगर यूपीएससी पूछती है, स्टेट पीसीएस पूछती है, या कोई आप एसएससी या अदर एग्जाम की तैयारी करते हो, वहां पर अगर लिखा है पीरियड पॉवर्टी क्या है, तो पीरियड पॉवर्टी नाम की एक पहल की गई है, एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। किसने स्टार्ट किया है? अमेजॉन इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। पीरियड पॉवर्टी एक अमेजॉन इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई एक इनिशिएटिव है, एक पहल है। काम क्या करेगा ये पहल, ये इनिशिएटिव क्या काम करेगा? ये महिलाओं की हेल्प करेगा, महिलाओं के स्वास्थ्य पर फोकस करेगा। आपको इतनी ही बात पता होनी चाहिए। पीरियड पॉवर्टी क्या है? अमेजॉन इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई पहल है जो महिलाओं के स्वास्थ्य पर फोकस करेगा। बाकी ये सारी चीजें याद नहीं होगी तो भी चलेगा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पीरियड पॉवर्टी किसकी पहल है? अमेजॉन की पहल है। काम क्या करी? महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। याद रहेगा पॉइंट? बिल्कुल याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो डार्क पैटर्न के बारे में बात करता है।
क्या होता है डार्क पैटर्न? प्रीलिम में काम आएगा। कहाँ काम आएगा? आपके यूपीएससी के प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होता है डार्क पैटर्न? डार्क पैटर्न का मतलब ये होता है जब आप इंटरनेट यूज करते हो तब आपके सामने क्या होता है, इस प्रकार की कोई चीज़ें भेजी जाती है आपको गुमराह करने के लिए। कोई सब्सक्रिप्शन का ट्रैप दे दिया या आपके सामने कुछ और चीज़ें रखी गई और आपको पूछा जाएगा आप ये है ना सब्सक्रिप्शन ले लो, आप ये चीज़ ले लो, आपको फ्री में मिलेगी। अगर आप इस प्रकार से काम करोगे आपका डेटा उनके पास चला जाएगा तो आपको एक ट्रैप में फंसा जाएगा। तो इसे डार्क पैटर्न कहा जाता है। इसमें आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको एक ट्रैप में पटका जाता है। इससे क्या होगा, आपका जो विश्वास है उसका फायदा उठा के आपकी जो डेटा वगैरह होती है उसको चोरी कर लिया जाता है, उसका मिसयूज कर लिया जाता है। यही डार्क पैटर्न होता है। 2010 में इसके बारे में किया गया था और आज तक ये चीज़ देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत कोशिश की है ताकि इसे रोका जा सके। जैसे दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, हैकाथॉन किए जा रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें की जा रही गवर्नमेंट के द्वारा। तो डार्क पैटर्न के बारे में सिंपल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश के बारे में। अभी बहुत सारे राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं वहाँ पर नए नए मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनको रिक्रूट किया गया है, वहाँ पर उनकी अपॉइंट किया गया है। तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। जो जो राज्य से आप हो, कोई मध्य प्रदेश वाला है तो इनका नाम याद रख लेना, कोई कर्नाटक का है तो इनका नाम याद रख लेना, कोई गुवाहाटी असम का है तो इनका नाम याद रख लेना, कोई यूपी का है, बिहार का है तो पटना का है तो यहाँ का नाम याद रखना। बाकी यूपीएससी के लिए नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से राज्य से कौन से राज्य में कौन है वो मुख्य न्यायाधीश बना है। तो हाईकोर्ट का कौन मुख्य न्यायाधीश है इसके बारे में यूपीएससी वालों को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई लोकल एग्जाम लाइक एसएससी है, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो वनडे वालों ये चीज़ याद रख लो, यूपीएससी वालों आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा। आपके लिए काम की चीज़ क्या है? मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। यूपीएससी वालों आपके लिए काम की चीज़ क्या है? मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसके बारे में बात की गई है। बात करें संवैधानिक प्रावधान की तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 आर्टिकल 270 में बात की गई है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनके अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति के बारे में बात की गई है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कौन से आर्टिकल में बात की गई है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो आर्टिकल की बात की गई है वो आर्टिकल 217 है। आर्टिकल 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों की नियुक्ति के लिए कौन कौन से कंडीशन होगी। तो सबसे पहली कंडीशन है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में किसी को भी आपको अपॉइंट करना है, मुख्य न्यायाधीश बनना है तो सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्षों का न्यायिक अनुभव होना चाहिए, या तो वो 10 वर्षों तक जज रहा हो या वो 10 वर्षों तक वकील रहा हो। 10 वर्षों का न्यायिक अनुभव उसके पास में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई न्यूनतम आयु नहीं है, आप किसी भी एज में है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस है वो बन सकते हैं। इसके लिए कोई मिनिमम आयु की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एज में बन सकते हो, आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। नियुक्ति क्या होती है, नियुक्ति कैसे की जा सकती है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट होता है। हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 217 है, संविधान का आर्टिकल 217 है, उसमें बात की गई है। क्या बात की गई आर्टिकल 217 में? आर्टिकल 217 में बात की गई है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी। कैसे होगी कि पहली बात तो जिसको मुख्य न्यायाधीश बनना है वो भारत का नागरिक होना जरूरी है, वो व्यक्ति इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। दूसरी बात है उसे कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। 10 वर्षों तक या तो कोई जज रहा हो, मतलब किसी और न्यायालय में वो जज रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक उन्हें वकालत की हो, यानी कि 10 वर्ष का अनुभव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ये टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर लेते हो तो उसके बाद में आप मुख्य न्यायाधीश के मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट के आप मुख्य न्यायाधीश बन सकते हो। अब आपको हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है तो आपको अपॉइंट करेगा कौन? इसके लिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम प्रणाली होती है। कॉलेजियम का मतलब क्या होता है? कॉलेजियम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो आपस में बैठते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो बैठते हैं, और भी जज होते हैं वो आपस में बैठते हैं, और कितने 2 जज होते हैं वो आपस में बैठते हैं, बैठ के मीटिंग करते हैं। मीटिंग करके तय करते हैं कि भाई किस व्यक्ति को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाना है। सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं आपस में, बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि भाई किस व्यक्ति को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाना है। ये किसके द्वारा तय किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया जा रहा है। जज कहाँ बनेगा? हाई कोर्ट में बनेगा, बट इसमें तय कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या तय करेगा
ये तय करेगा भाई कौन व्यक्ति बनेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट तय करने के बाद में राष्ट्रपति को बताएगा। राष्ट्रपति जी भारत सरकार से परामर्श करके इनको बोल देगी कि भाई ये व्यक्ति है वो इस राज्य का जज बन जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनना है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट अपनी रिकमेंडेशन देगी। एक कॉलेजियम प्रणाली बैठेगी। ये कॉलेजियम प्रणाली होती है वो राष्ट्रपति को बोलेगी भाई इस व्यक्ति को बनाओ। राष्ट्रपति क्या करेगा, परामर्श करके उसको हाँ बोल देगा भाई हाँ ये व्यक्ति है वो बन जाएगा। इसमें हेल्प कौन करेगा राष्ट्रपति की, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, इंडिया के जो चीफ जस्टिस है वो हेल्प करेंगे। ठीक है जी, ये बात है। राज्यपाल से भी कंसर्न किया जाता है। जैसे कि यूपी में किसी व्यक्ति को यूपी के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनना है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम बैठेगा, राष्ट्रपति से बात करेगा, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से परामर्श करेंगे, परामर्श करने के बाद में राज्यपाल से पूछेंगे और फाइनली उस हाई कोर्ट में, जैसे यूपी है तो यूपी के हाई कोर्ट में उसे बना दिया जाएगा चीफ जस्टिस। इस प्रकार से चीफ जस्टिस बन सकते हो। तो अगर आपको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, अगर आपको हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है, सबसे पहले भारतीय बनो, भारतीय हो, 10 साल वकील बनो, 10 साल वकील हो, जाओ आप सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम बनाओ, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम बनेगा। कॉलेजियम बनने के बाद में राष्ट्रपति के पास में परामर्श जाएगी, राष्ट्रपति सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करेगा, राज्यपाल से बात करेगा, फाइनली आप है वो चीफ जस्टिस बन जाओगे। कहाँ के चीफ जस्टिस बन जाओगे, स्टेट के, यानी कि राज्य के चीफ जस्टिस बन जाओगे। ठीक है, अब इनको हटाया कैसे जा सकता है, आप है ना, राज्य इसको नहीं हटा सकता। किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को राज्य नहीं हटा सकता है। जैसे राजस्थान का कोई है तो उसका राज्य की सरकार है ना वो नहीं हटा सकती। इसको हटाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास में। किसके पास में, केवल पार्लियामेंट के पास में। किसी जज को हटाना है उसके लिए महाभियोग की जरूरत पड़ती है, और महाभियोग कौन ला सकता है, पार्लियामेंट ला सकता है। इसके लिए आर्टिकल 124(4) दिया गया है, और आर्टिकल 124(4) क्या कहता है कि केवल महाभियोग है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही लाया जा सकता है। पार्लियामेंट है वो ही किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकती है। ठीक है जी, याद रहेगा, ओके याद रहेगा। तो ये सारी चीज की गई। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका के बारे में बात की गई है। मुख्य न्यायाधीश की भूमिका क्या है, तो वो पीठ, जैसे कि मैं आपको बताऊं मुख्य न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है। कोई भी ऐसी बेंच बैठने वाली है, कोई भी मामला है उसकी सुनवाई करने के लिए कोई बेंच बैठेगी। अब वो जो बेंच बैठेगी ना वो तय करेगी कि भाई ये काम कैसे होगा। वो सारी चीज़ें कौन तय करेगा, तो वो सारी चीज़ तय किया जाएगा किसके द्वारा, वो सारी चीज़ तय की जाएगी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसी भी राज्य है, जैसे हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, राजस्थान का हाई कोर्ट है, उसको तय करना है कि भाई ये मामला कौन सुनेगा। ठीक है, मामला की सुनवाई करने के लिए एक बेंच बैठेगी, और वो बेंच कौन तय करेगा, वो बेंच हाई कोर्ट के द्वारा तय की जाएगी। 1 मिनट है ना, हाई कोर्ट के द्वारा वो बेंच है वो तय की जाएगी। 1 मिनट, हाँ जी। तो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका क्या नहीं होती है, किसी भी कोई बेंच होती है उसकी सुनवाई कौन करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये मुख्य न्यायाधीश तय करता है। किसी भी पीठ की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के द्वारा डिसाइड की जाती है। साथ ही साथ में कौन सा मामला किस जज को दिया जाएगा, ये कौन तय करेगा, ये मुख्य न्यायाधीश तय करेगा। साथ ही साथ में न्यायालय का जो प्रशासन होता है वो किस प्रकार से काम करेगा, ये भी मुख्य न्यायाधीश तय करता है। अनुशासन किस प्रकार से रहेगा न्यायालय में, वो मुख्य न्यायाधीश तय करता है। न्यायालय में और भी कर्मचारी होते हैं, जो भी बाबू पियोन वगैरह होते हैं, उनकी नियुक्ति भी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उनके पास में बहुत सारी पावर होती है। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बात कर ली है। कॉलेजियम प्रणाली में कौन कौन से होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी को अपॉइंट करना है, जब हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें किसी जज को अपॉइंट करना है, सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की अपॉइंट करना है, इसके लिए एक कॉलेजियम प्रणाली बैठती है। उसमें कितने जज होते हैं, एक तो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जज होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति को जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति को जज बनना है, तो उसके लिए एक कॉलेजियम प्रणाली बैठेगी। इस कॉलेजियम प्रणाली में कितने, देखो सिंपल भाषा में कहूँ, कोई व्यक्ति है उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। जज बनना है तो पहले क्या होता था, सरकार अपने मनमर्जी से उनको जज बनाती थी, पर उसमें क्या दिक्कत होती थी, सरकार अपने पसंदीदा व्यक्ति को जज बना देती थी, तो इस वजह से दिक्कत होती थी। परंतु धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने डिसाइड किया कि भाई हमारे यहाँ पे कोई जज डिसाइड करना है ना, जज बनाना है, तो उसमें गवर्नमेंट की भूमिका नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ही खुद ये कॉलेजियम प्रणाली बनाएंगे। अब कॉलेजियम प्रणाली कैसे बनेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, एक तो वो बैठेंगे
और 4 अन्य जज बैठेंगे। ये 5 जन के मिलकर के किसी भी व्यक्ति को डिसाइड करेंगे। कोई भी ए नाम का व्यक्ति है, एक ए नाम का है, एक बी नाम का है, एक सी नाम का है। इन 3 व्यक्तियों में से सुप्रीम कोर्ट का जज किसे बनाना है, ये किसके पास पावर है? ये पावर है इस कॉलेजियम प्रणाली के पास में, जिसमें एक तो सीजीआई है प्लस 4 और जज है। इनके पास में पावर है, ये तय करेंगे कि इन तीनों में से कौन जज बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति को जज बनना है तो उसकी पावर किसके पास में है? उसकी पावर है सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठतम जज। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और मुख्य जज होते हैं। इनकी एक कॉलेजियम प्रणाली बैठती है। इन चारों की जो कॉलेजियम प्रणाली होती है वो डिसाइड करती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। ठीक है। अगर हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट का किसी को जज बनाना है तो वो कैसे बनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के लिए सीजीआई प्लस 4, सुप्रीम कोर्ट में कितना है? सीजीआई प्लस 4। हाई कोर्ट के लिए कितने होंगे? हाई कोर्ट के लिए होंगे सीजीआई प्लस 2। हाई कोर्ट के लिए सीजीआई प्लस 2 होंगे। एक तो हाई कोर्ट, एक तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, उसके बाद में 2 वरिष्ठ, 2 सीनियर हो गए, प्लस 1 लिया जाएगा जिस हाई कोर्ट की आप बात कर रहे हो। जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में किसी हाई कोर्ट के लिए बनाना है तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे। मैं आपको सिंपल भाषा में फिर से समझाता हूँ, सुनो। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी को जज बनना है उसके लिए क्या कंडीशन है? कॉलेजियम बैठेगी, कॉलेजियम बैठेगी। कॉलेजियम में कौन कौन होगा? एक तो होगा सीजीआई। सीजीआई का मतलब क्या होता है? सीजीआई, सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 जो मुख्य, जो बहुत बूढ़े, बूढ़े मतलब वरिष्ठ जज है। मुख्य न्यायाधीश प्लस वरिष्ठ जज, ये सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, ये पांचों मिलकर तय करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जज कौन बनेगा। ये 5 जन बैठेंगे, ये 5 जनों की कमेटी बैठेगी। एक में होंगे मुख्य न्यायाधीश, 4 दूसरे होंगे। ये तय करेंगे और बताएंगे इस व्यक्ति को जज बनाना है। तो वो ये रिकमेंडेशन कहाँ भेजेंगे? ये भेजेंगे राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति को बोलेंगे ये ए नाम का व्यक्ति है, इसको जज बना दो। राष्ट्रपति क्या कहेंगे? राष्ट्रपति विचार के लिए भेजेंगे, नहीं हमें पसंद नहीं आया। तो अगर दोबारा इन्होंने बोला कि राष्ट्रपति को नहीं इसको बनाओ, तो बनाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने मेरे को एक बार बोला कि भाई मेरे को ए नाम का व्यक्ति है, इसको टीचर बनना है। आपने मेरे को बोला, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, 4 मेंबर आप और हो, आप 5 जनों ने मेरे को बोला कि इस व्यक्ति को मेरे को टीचर बनाना है। मेरे पास में भेजी उसकी रिकमेंडेशन, तो मैंने क्या बोला? नहीं यार, मैं इसको है ना नहीं बना सकता टीचर, यार एक बार सोच के बताता हूँ। तो आपके पास मैंने वापस भेज दी, वो जो लेटर लिख के आपने मेरे को भेजा था वो लेटर मैंने आपको वापस भेज दिया। फिर आपने क्या किया कि नहीं यार इसको ही तू बना, मतलब आपने मेरे को धमकी दे दी भाई इसको ही बनाना है। तो दोबारा जब आपने मेरे को लेटर बना भेजा मेरे पास में कि नहीं ए नाम का व्यक्ति है, इसको ही जज बनाना है, तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि उस व्यक्ति को जज बनाना ही होगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होती है, ये किसी व्यक्ति को जब जज बनाना होता है तो ये 5 जने बैठते हैं। एक सीजीआई होता है, 4 दूसरे होते हैं। ये पांचों मिलके अपनी जो सिफारिश होते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को बोलते हैं भाई ए नाम का व्यक्ति इसको जज बना दो। राष्ट्रपति एक बार तो मना कर देगा या कर सकता है एक बार मना। अगर एक बार मना कर दिया तो वो दोबारा बोलेंगे, जब वो दोबारा बोलेंगे तो राष्ट्रपति को वो काम करना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ये तो बात करें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जब हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति को जज बनाना हो, हाई कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति को जज बनाना है तो इसमें एक तो बैठेगा सीजीआई, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे, प्लस 2 और जज बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के। एक तो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बैठ रहा है, 2 और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज बैठ रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बैठ रहा है, 2 और वरिष्ठ जज बैठ रहा है, और एक बैठेगा मुख्य न्यायाधीश। कहाँ का मुख्य न्यायाधीश? उसी राज्य का, उसी राज्य का। अभी हम बात कर रहे हैं गुजरात में, किसी गुजरात के जो हाई कोर्ट होता है, गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसमें किसी व्यक्ति को जज बनाना है तो वो कैसे बनेगा? इसके लिए एक कॉलेजियम बैठेगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 मुख्य जो वरिष्ठ जज होते हैं वो, ये 3 तो बैठेंगे। एक तो सीजीआई प्लस 2 वरिष्ठ जज, ये 3 हो गए। उसके बाद में कौन बैठेगा? उसी राज्य का, जिस राज्य में अपॉइंट करना है उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश। जैसे गुजरात में है तो गुजरात का मुख्य न्यायाधीश। तो ये 4 जने मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाई कोर्ट का जज किसे बनना है। तो हाई कोर्ट वाला समझ में आ गया? हाई कोर्ट में कैसे होता है, जैसे कि आप हो सामने, एक भी मान लो कोई भी व्यक्ति है जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो ए नाम का व्यक्ति है, वो एक है। वो कौन है? वो मैन है स्कूल का, जो भी स्कूल है उसका वो हेडमास्टर है। एक तो वो हेडमास्टर हो गया, उसके बाद में 2 और टीचर ले लो, तो एक तो हेडमास्टर, 2 और टीचर, कुल मिला के कितने हो गए? 3 हो गए। एक तो हेडमास्टर हो गया, 2 और टीचर हो गए, ये 3 हो गई।
अब ये तीनों मिलके क्या करोगे, मेरे को बोलोगे कि भाई तेरी जो स्कूल है वहाँ पर एक टीचर बना तू। आपकी स्कूल सेंट्रल लेवल की स्कूल है, मेरे को स्टेट लेवल की स्कूल है। तो एक तो आप बैठ गई हेड मास्टर हो, आपके पास में 2 और टीचर ले लिया आपने तीनों ने मिलकर बुलाया कि भाई तेरी स्कूल में मेरे को एक टीचर अपॉइंट करना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई आप है ना तीनों मिलके जो कर रहे हो, तीनों मिलके मेरे को बोल रहे हो मेरी स्कूल में किसी टीचर को अपॉइंट करना चाहते हो, तो एक तो मेरे को भी ले लो, मैं मेरी स्कूल का हेडमास्टर हूँ तो मेरे को भी साथ में ले लो। तो फिर मैं भी साथ में मिलके अपन चारों मिलके डिसाइड करेंगे कि भाई अब किसी को कैसे रहना है और किसको टीचर बनाना है। तो मतलब हाईकोर्ट में किसी को अगर टीचर बनाना है, हाईकोर्ट में किसी को अगर जज बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा, एक तो मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके अलावा कौन होंगे, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 और जज, कितने हो गए 3, एक तो मुख्य न्यायाधीश है 2 और है, टोटल हो गए 3। उसके बाद में जिस राज्य में अपॉइंट करना है, अभी हम बात कर रहे थे गुजरात की, तो गुजरात के हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश, ये चारों मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाई कोर्ट का जज कौन होगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसानी से बताया कि एक तो मुख्य न्यायाधीश भारत का और इस सुप्रीम कोर्ट के 2 और जज, ये 3 हो गए, तीनों मिलके जाएंगे हाई कोर्ट के पास में और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी साथ में लेंगे, ये चारों मिलकर डिसाइड करेंगे हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा। ये आसान भाषा में अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारा सिस्टम था। कॉलेजियम का बेनिफिट क्या होता है, कॉलेजियम में प्रणाली बता रहा हूँ, पहले गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो तय करती थी कि जज कौन बनेगा, ठीक है, कौन तय, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, ये सारी चीज़ें सरकार तय करती थी। तो सरकार उसी व्यक्ति को बनाती थी जो सरकार के फेवर में काम करता था। अगर कोई व्यक्ति सरकार के फेवर में काम कर रहा है तो वो न्यायालय जो होता है, न्यायालय निष्पक्ष होता है। अगर न्यायालय सरकार के पक्ष में काम करेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, सरकार कोई गलत फैसले लेके आती है तो न्यायालय तो उस पर कंट्रोल रखती है, उस पर चेक्स एंड बैलेंस रखती है। अगर न्यायालय ही निष्पक्ष नहीं रहेगा तो सरकार अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगी, सरकार तो डॉन बन जाएगी, निरंकुश बन जाएगी, कभी भी ठोक के चली जाएगी, आपका तो काम नहीं होगा। इसके लिए सरकार को निरंकुशता से बचाने के लिए ये काम जरूरी है कि सरकार को निरंकुशता से बचाने के लिए कोर्ट है, जो हमारा न्यायालय है वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, हमारे जो दूसरे हाई कोर्ट वगैरह है उनका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो वो इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे, वो स्वतंत्र कैसे रहेंगे, जब उनकी जो नियुक्ति होती है, उनके जब जजों की नियुक्ति होती है, उनके जब न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है तो वो स्वतंत्र होने चाहिए। जब उनके न्यायाधीश स्वतंत्र होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है वो अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, सरकार के दबाव में नहीं आएंगे। तो कॉलेजियम क्यों जरूरी है, क्योंकि ये न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। जो इनकी इंडिपेंडेंस होती है इनको इंश्योर करने का काम है इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में कार्यपालिका की हस्तक्षेप को रोकते हैं। कार्यपालिका के हस्तक्षेप को कैसे रोकता है, कार्यपालिका अगर मनमर्जी करेगी तो उसके हस्तक्षेप को ये रोकेंगे, ठीक है, और न्यायिकता में पारदर्शी रखने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें इनके द्वारा की जा सकती है। अब जो आर्टिकल है ना वो सारे 1-1, 2-2 मिनट के ही है, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं है। जैसे कि ये है पंचायत उन्नति सूचकांक। अब देखो ऐसे इंडेक्स है ना, साल के 365 दिन में हर दिन कोई ना कोई इंडेक्स रहता है। आपको नहीं तो नहीं करते भी 1000 इंडेक्स पढ़ने मिल सकते हैं, सारे इंडेक्स आपको याद रहने भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए हर इंडेक्स के बारे में। अगर कोई बहुत बड़ा इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, ऐसे जो बड़े बड़े इंडेक्स होते हैं उसके बारे में एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन रखो। बाकी छोटे मोटे इंडेक्स तो डेली रिलीज होते रहते हैं, सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी भी नहीं। और जो इन्फॉर्मेशन की नहीं रहने वाली है या तो उसको पढ़ने से मतलब है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीज होने वाले, मैं मगजमारी करता भी नहीं उनमें। तो देखो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायत के नाम से समझ आता है कि पंचायत के बारे में होगी, उन्नति मतलब इसकी ग्रोथ के बारे में बात हो रही, सूचकांक मतलब इंडेक्स है, ये सारी बात इसके बारे में हो रही है। लॉन्च कब किया गया है, 2025 में लिया गया है लॉन्च। मतलब देखो इसमें 3 बातें याद रखना, मैं ज़्यादा झंझटबाजी नहीं करने को बोलूँगा। पंचायत उन्नति सूचकांक कब लॉन्च किया गया है, 2025 में इसे लॉन्च किया गया है। पहली इन्फॉर्मेशन 2025 में इसे लॉन्च किया गया है। डेली बहुत सारे आते हैं, सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है। पहला पॉइंट याद रखना, इसे लॉन्च कब किया गया है, 2025 में लॉन्च किया गया है। किसने इसे डेवलप किया गया है, केंद्रीय पंचायत राज मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, ठीक है, पंचायत राज मिनिस्ट्री, नीति आयोग, मॉस्पी मिनिस्ट्री, यूनिसेफ, ये सारी चीजें याद रहेगी नहीं रहेगी। पंचायत राज मिनिस्ट्री याद रखना और नीति आयोग याद रखना, 2 पॉइंट याद रखना। उद्देश्य क्या है, ग्राम पंचायतों का विकास करना, इतना याद रखो, आगे कुछ भी याद नहीं रखना। पंचायत उन्नति सूचकांक न्यूज में आया है, कहीं भूल ना हो तो न्यूज में ऑलरेडी आया। यूपीएससी प्रीली में क्वेश्चन पूछता है तो आप ये मत सोचना कि नहीं यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, टफ नहीं है, ऑलरेडी न्यूज में है।
ठीक है। बट अब सारे क्वेश्चन याद रहेंगे नहीं, इस वजह से हमें ज्ञानी नहीं बनना है। जब एग्जाम देने जाओगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब वापस आते हैं तो कुछ लोग बड़ा ज्ञान देते हैं, भाई देखो क्वेश्चन यहाँ से आया है, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, हमने पहले ही बोला था, आपने पहले ही बोला था, बट याद तो नहीं रहने वाला है ना, सारी चीजें याद नहीं रहती है। आपको कम से कम 1000 इंडेक्स याद रखने हैं, उनके किसने लॉन्च किए वो याद रखने हैं, उनमें क्या क्या क्राइटेरिया वो याद रखना है, सारी चीजें याद नहीं रहती है, नॉट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए इन पे फोकस ज्यादा नहीं करना है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 में लॉन्च हुआ है, किसने किया है? पंचायत राज मिनिस्ट्री और नीति आयोग। 2 पॉइंट याद रखना, मोस्टली मिनिस्ट्री के बारे में याद रख लेना, बस खत्म बात, आगे बढ़ो, कम बढ़ो आगे बढ़ो। पूरा अपने को रॉकेट साइंस नहीं करना है, किसने कितना किया क्या किया नहीं याद रखना है, छोड़ो इसको। फिर मैंने क्यों दिया है? क्योंकि आप लोगों के मन में रहेगा कि मैंने बताया ही नहीं, मैंने नोट आउट भी नहीं किया, इस वजह से मेरे को लिखना पड़ता, मेरी मजबूरी है, आपकी नहीं। मैं मजबूर हूं बिकॉज मेरे को सारी चीजें लिख के देनी पड़ती है, बट आपके लिए काम की चीजें है नहीं है वो आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आप अपने पे फोकस करो, ये नहीं कि मैंने लिख दिया तो सब चीजें पढ़नी है, तो वो सारी चीजें काम की नहीं होती। यहाँ पे आरबीआई के अधिशेष के बारे में बात की गई है, तो देखो बहुत छोटे छोटे डेटा दिए गए, सारी चीजें पता नहीं होनी चाहिए आपको। आपको क्या पता होना चाहिए? आरबीआई का अधिशेष मतलब क्या है? आरबीआई है वो कितने रुपए कमाती है, कितना उसका खर्चा है, किसके कितने उसके पास में बचते हैं। मतलब आरबीआई 100 रुपए खर्च कमा रही है, 100 कमा रही है, उसका 50 रुपए का खर्चा है, 50 रुपए उसके पास बच रहे हैं, तो ये 50 क्या है? 50 आरबीआई का अधिशेष है। अधिशेष कहाँ जाएगा? क्योंकि आरबीआई है वो गवर्नमेंट की है, तो 50 रुपए है वो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास में जाएगा। तो अधिशेष हस्तांतरण क्या होता है? आरबीआई के पास जो बच जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कमा रहे हो, आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया है, आप किसी नौकरी पे लगे, आपने 200 रुपए कमाए, 100 रुपए आपका खर्चा हो गया, 100 रुपए बचे, आपने अपने माँ बाप को बेच दिया, ये क्या है? ये आपका अधिशेष था। हस्तांतरण मतलब किसी को देना, अधिशेष मतलब एक्स्ट्रा आपके पास कितने बचे, हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर करना, तो मतलब एक्स्ट्रा इनकम थी उसे ट्रांसफर कर लिया। तो आरबीआई है ना, उसके पास में अभी काफी ज्यादा पैसे आ गए, आरबीआई का खर्चा कम है, मतलब पहले तो होता था, लेकिन अभी आरबीआई का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए इसका जो अधिशेष था वो भी ज्यादा बढ़ गया है। अभी अधिशेष ज्यादा बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास में पैसे ज्यादा चाहिए, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। क्या बात लिखी है? आरबीआई के पास में 2024-25 में एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, आरबीआई की इनकम ज्यादा हुई है। आरबीआई की इनकम कैसे होती है? आरबीआई इनकम के लिए क्या करता है? आरबीआई होता है ना, वो अपने पैसे दूसरी बैंकों को देता है तो उसका ब्याज मिलता है। आरबीआई जो भी विदेश का पैसा जैसे डॉलर है उनको अपने पास रखती है, तो डॉलर महंगा होगा तो आरबीआई का वहां से प्रॉफिट होगा। आरबीआई के पास में गोल्ड रहता है उसका प्रॉफिट होता है, तो आरबीआई अलग अलग तरीकों से कमाती है। आरबीआई गवर्नमेंट को भी पैसे देती है, इस अलग अलग तरीकों से आरबीआई पैसे कमाती है। उन पैसों में से जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, जो ब्याज वगैरह के मिलते हैं, वो गवर्नमेंट को दे देती है। तो इस प्रकार से आरबीआई का काम धंधे चलते हैं और एक्स्ट्रा पैसे वो आरबीआई गवर्नमेंट को दे देती है। इतनी ही बात इसमें लिखी गई है, रॉकेट साइंस में करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, अधिशेष मतलब एक्स्ट्रा पैसे। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ECF। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या होता है? ये जो फ्रेमवर्क होता है वो तय करता है कि आरबीआई को कितने पैसे अपने पास रखना है। एक बीमल जालन कौन थे? एक व्यक्ति थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उन्होंने बताया था कि आरबीआई को कितने पैसे अपने पास रखने चाहिए, फ्यूचर में कोई दिक्कत आ जाए, जैसे कि महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, आरबीआई को मार्केट में से पैसे लेने हैं वापस, तो इसके लिए आरबीआई के पास में कितने पैसे एक्स्ट्रा में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपनी सेविंग रखते हो ना, कितनी सेविंग आपके पास में होनी चाहिए, ये आप तय करते हो अपनी सारी चीजें देखते हुए, फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या कमियां, क्या फायदा है, ये सारी चीजें देखते हुए आप अपनी सेविंग करते हो। वैसे ही आरबीआई की जो आरबीआई है उसके पास खुद के पास में कितने पैसे होने चाहिए, ये तय करने के लिए एक कमेटी बनी थी, बीमल जालन समिति बनी थी। बीमल जालन समिति बनी थी, उन्होंने बताया कि आरबीआई के पास में कितने पैसे होने चाहिए, और इसे क्या कहा जाता है? इसके लिए इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बनाया गया था। ये जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है ये तय करता है कि आरबीआई को खुद के पास कितने पैसे रखने चाहिए। और ये कैसे तय करता है? आरबीआई की रिस्क देख के कि आरबीआई के पास में कितनी रिस्क है, कितनी उसको फ्यूचर में पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है, उसको देख के वो सजेस्ट करते हैं। इसे कहा जाता है कॉन्टीजेंट रिस्क बफर, कॉन्टीजेंट रिस्क बफर, CRB। कॉन्टीजेंट रिस्क बफर क्या होता है? कॉन्टीजेंट रिस्क बफर का मतलब होता है कि फ्यूचर में कितनी रिस्क देखने को मिल सकती है, कितने मार्केट से आरबीआई को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या चीजें आरबीआई को करनी पड़ सकती है, कितने लोन देने पड़ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कॉन्टीजेंट रिस्क बफर को तैयार किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से मैनेज किया जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है वो आरबीआई को सजेशन देती है कि आप पैसे अपने पास इतने रखो। मैं इसका एग्जाम्पल देके समझाऊं। आपके पिताजी है वो कौन है? इकोनॉमिक
कैपिटल फ्रेमवर्क है, वो आपको बताएंगे कि भाई फ्यूचर में तेरे को ये दिक्कत आ सकती है, कोई घर में बीमार पड़ गया उसके लिए इतने पैसे चाहिए, खर्चे के लिए इतने पैसे चाहिए, स्कूल के लिए इतने पैसे चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए इतने पैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें तय करते हैं। तो उससे कॉन्टीजेंट रिस्क होती है, वो क्या है, मेडिकल खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, वो कॉन्टीजेंट रिस्क है। और तय कौन कर रहे हैं, पापा क्या है, पापा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है। ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे तेरे पास कितने पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तय किया गया इसके अंतर्गत। चीज़ें समझ में आ गई। कॉन्टीजेंट कैपिटल ये क्या होता है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है, ये पापा है, मतलब ये बताते हैं आरबीआई को कितने पैसे तेरे पास रखने हैं। और ये कॉन्टीजेंट रिस्क क्या होता है, ये बीमारी है, हॉस्पिटल का खर्चा है, वो सारे खर्चे हैं। आरबीआई में क्या खर्चे होते हैं, लोन वोन के खर्चे होते हैं। समझ गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आरबीआई का एक केंद्रीय बोर्ड होता है जो निर्णय लेता है कि आरबीआई क्या काम करेगा, कितने लोन देगा, कैसे लोन देगा, गवर्नमेंट को कितने पैसे देगा, वो सारे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। कितने मेंबर होते हैं इसमें, 21 मेंबर होते हैं। एक आरबीआई का गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 10 सरकार की ओर से सदस्य होते हैं, एक वित्त मंत्री होता है, एक और प्रतिनिधित्व होते हैं, 4 क्षेत्रीय संस्था से होते हैं। टोटल 21 मेंबर होते हैं। आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड क्या करता है, निर्णय लेता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, सारे निर्णय लेते हैं, इसी प्रकार से घर में पापा है, वो सारे निर्णय लेता है। इसी प्रकार से आरबीआई के सारे निर्णय कौन लेता है, आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड लेता है। कितने मेंबर है उसमें, 21 मेंबर है। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। क्या करता है, मौद्रिक नीति बनाता है, बजट बनाता है, कितने पैसे गवर्नमेंट को देना है, रणनीति क्या होगी, ये सारे काम है आरबीआई के जो केंद्रीय है, जो केंद्रीय संस्था है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें क्या की जाती है, केंद्रीय बोर्ड के द्वारा ये सब कुछ किया जाता है। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट है शुगर बोर्ड के बारे में। शुगर बोर्ड क्या है, अभी सीबीएसई ने कहा है कि शुगर बोर्ड है, इसको शामिल करो किताबों में। क्यों शामिल करना है, शुगर है उसके कारण क्या क्या दिक्कतें होती है, मधुमेह होता है, ठीक है, मोटापा होता है, और भी बहुत सारी बीमारी शुगर के कारण होती है। तो ये शुगर बोर्ड है, इसको शामिल किया जाएगा तो वो प्रमोट करेगा कैसे शुगर को कम किया जा सकता है, क्या क्या इसके नुकसान है, क्या फायदे हैं, ठीक है, और इसका विकल्प क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होगी। तो इसको शामिल करने के लिए, इस जो शुगर से रिलेटेड बीमारी है इसे खत्म करने के लिए शुगर बोर्ड को शामिल करने की बात की गई है। इतनी पता चलेगी, इतनी चीज़ याद रहेगी। शुगर बोर्ड क्या है, एक सूचना देने का काम करता है। वो बताता है कि पैकेज फूड में कितनी शुगर होती है, कौन से फूड खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन शुगर बोर्ड के द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये डेटा बहुत ज़्यादा दे रखे, आपके डेटा ये काम के नहीं है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी में दी गई है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं कल एक नए आर्टिकल के साथ में।